स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। फाइनल ट्रेडिंग सेशन है फरवरी के महीने का और फाइनल ट्रेडिंग सेशन है इस महीने की वायदा कारोबार की एक्सपायरी का भी। और जो हम एक्सपायरी पर एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है। सुबह रेंज बाउंड सेशन था, उसके बाद बाजार में उतार चढ़ाव बना। अब बैंक निफ्टी की तरफ से बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आ रही है। निफ्टी में सुस्ती बट निचले स्तरों से रिकवर जरूर हुए हैं। स्मॉल और मिड कैप में भी 1% की गिरावट थी, वहां से भी रिकवरी होकर ऑलमोस्ट फ्लैट आपको ये इंडेक्स आते हुए दिख रहे हैं। तो भरपूर एक्शन है एक्सपायरी से पहले। किन लेवल्स पर होगी एक्सपायरी, आपको क्या करनी है तैयारी, कहां पर रहेगा एक्शन और क्या कुछ हो रहा है आज के बाजार में, ये जानेंगे। साथ ही थोड़ी देर में अनिल जी आपको अपनी स्ट्रैटेजी और पूरा डेटा के साथ भी बाजार को समझाएंगे। आइए उससे पहले देख लेते हैं कि इस समय की बड़ी बातें क्या है। दायरे में है बाजार बट 21,950 के ऊपर निफ्टी आया है। निचले स्तरों से एक डिसेंट रिकवरी, करीब 100 पॉइंट नीचे से रिकवर होकर निफ्टी आपको इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी यहां पर निचले स्तरों से 400 अंकों की रिकवरी है, करीब 150 अंक ऊपर इस समय बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 46,150 के इर्द गिर्द यहां पर कारोबार होते हुए आपको अभी दिखेगा। मेटल्स और पीएसयू यहां से मिल रहा है बाजार को सपोर्ट। रियल एस्टेट, मिड और स्मॉल कैप ये कमजोर है, हालांकि मिड और स्मॉल कैप में भी निचले स्तरों से एक स्मार्ट रिकवरी आपने जरूर आते हुए देखी है। ग्लोबल मार्केट के मिले जुले संकेत हैं। एक तरफ अमेरिकी फ्यूचर्स आपको दबाव में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोप के बाजार मजबूत हैं। एशिया में हमने मिला जुला कारोबार देखा था बट चीन में 0.25% की खरीदारी आई थी, तो कुछ बड़ा एक्शन वहां पर भी हुआ है। कुछ बड़े एक्शन की तैयारी में हमारे बाजार भी हैं इस समय। और नजर रखिए एक्सपायरी पर पूरा फोकस बना हुआ है। इस एक्सपायरी से पहले थोड़ी बाजार की ब्रेथ पिछले कुछ मिनट्स में सुधरी है। थोड़े ऑटो नेम्स आपको वापस आते हुए दिख रहे हैं, चुनिंदा कंजम्पशन नेम्स में भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। मेटल्स और पीएसयूज तो आज के टॉप गेनर्स हैं ही। प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा एक्शन आपको अभी बनते हुए दिख रहा है, तो यहां पर भी रखनी है नजर। कंज्यूमर और कैपिटल गुड शेयर्स में भी आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। दूसरी तरफ वीकनेस है रियल एस्टेट में। आज आईटी से भी कोई सहारा आपको खास आते हुए नहीं दिख रहा है। फार्मा में भी आपको कमजोरी ही बनती हुई दिखेगी। तो दोनों तरफ का कारोबार है, स्टॉक्स में बढ़िया रोटेशन आते हुए दिखेगा। आइए एक बार नजर डाल देते हैं आने वाले दिनों के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर और साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी। कुशल और आशीष दोनों हमारे साथ स्टूडियो में हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, आपसे करते हैं शुरुआत। बताएं कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट इवेंट में ऑफकोर्स हमारे जीडीपी आंकड़ों पर नजर रहेगी। तीसरी तिमाही के 6.6% एक्सपेक्टेड है। देखना है फाइनल क्या डेटा निकल कर आता है। साथ ही आज यहाँ पर बैंक निफ्टी आज लास्ट थर्सडे यहाँ पर मंथली एक्सपायरी होने वाली है। आगे चलकर मार्च सीरीज ऑनवर्ड्स बैंक निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी होगी वो बुधवार से होती हुई दिखेगी। डेल्टा कॉप एफएनओ में आज इसका आखिरी दिन है और कल से एफएनओ से बाहर हो जाएगा ऑफकोर्स। और एमएससीआई की जो एडजस्टमेंट्स हैं फरवरी महीने का जो रिव्यू किया था इनका, वो उसके जो बदलाव है वो आज की क्लोजिंग से लागू होते हुए दिखेंगे। कैश सेगमेंट में राशि पेरिफेरल्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा। साथ ही कोल इंडिया फोकस में रखिएगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज 1400 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी साहब यहाँ पर सेकेंड ट्रांच क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स के ऑक्शन का लॉन्च करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3:30 बजे उस चीज़ को लेकर। और कैबिनेट ब्रीफिंग भी आज दोपहर 3 बजे होने वाली है। जनवरी महीने का पर्सनल कंजम्पशन डेटा यूएस के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट होगा। और जहां तक कल का सवाल है, फरवरी महीने के ऑटो बिक्री आंकड़ों पर नजर रखिए। आईएफएल सिक्योरिटीज यहां पर अंतरिम डिविडेंड के ऐलान पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से फरवरी महीने का जो महंगाई आंकड़ा है यूरोप का और यूएस के लिहाज से फरवरी महीने का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डेटा पर भी आपको नजर रखनी है। और अंत में 2 तारीख शनिवार जहां पर एक्सचेंजेस पर डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग के लिए लाइव ट्रेडिंग होने वाली है। कैश और एफएनओ सेगमेंट दोनों में ही ट्रेडिंग होगी। पहला सेशन 9:15 से 10 बजे तक और उसके बाद 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक दूसरा सेशन होगा। 2 सेशन क्यों? और अगर सैटरडे को 2 सेशन तो रोज क्यों नहीं? बताइए कुशल। बराबर आशीष, लंच ब्रेक मिलना चाहिए काफी मार्केट्स में है ये कौन सा? आशीष सवाल अपना लॉजिकल है ना, कुशल जवाब दीजिए। लॉजिकल है सर। हाँ? सर एक तो मतलब ये तो ब्रेकफास्ट वाला टाइम हो गया एक साथ। तो आप ब्रेकफास्ट वाला दे दो, सेम दे दो। 10 से 11:30 रोज दे दो। आशीष इज हैप्पी है ना। हम लोग हमारी प्रेफरेंस दे सकते हैं कि इतना बजे दो उतना बजे दो, लेकिन आप जितनी भी बजे देंगे हम ले लेंगे खुशी खुशी। बराबर है ना? बिल्कुल सर। हाँ तो हाँ बोलो, क्या प्लान है आपका? आप ही ने बोला ना ट्रिगर। नहीं चाहिए कुशल को। नहीं चाहिए यार यहाँ पे तो
तो मैं ये घोषणा कर दूं कि फिर 10 से 11:30 के बीच में शनिवार को पूरे 1.5 घंटे कुशल शो करेंगे। ये बढ़िया आइडिया है, ले आए इसको। चलिए, तो शनिवार को है आपके लिए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन, और ये सच्ची वाला है, सच्ची मुच्ची वाला है। ऐसा वाला मत समझिएगा कि ऐसे मॉक ट्रेडिंग वाला ये तो होता रहता है, ना 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 ना, एक्चुअल वाला है। जैसे दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग नहीं होती है, सेम टू सेम टाइप। इस बार खाली फर्क इतना कि 2 टुकड़ों में, शाम के बजाय सुबह है। और क्यों है? DRS जो आप हमेशा टीवी में देखते हैं क्रिकेट में, वो नहीं वहाँ पे रिव्यू होता है। यहाँ पर डिजास्टर रिकवरी साइट, यानी कि जो NSE BSE जहाँ से भी उनके सिस्टम लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई में, यहाँ इनके सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम है, सर्वर हैं, सब कुछ है। भगवान न करे कभी कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए, बंद हो जाए, तो ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा बना है कि किसी दूसरी साइट पर, दूसरी जगह जो इन्होंने साइट बना रखी है उस पर शिफ्ट हो जाए। अब बना रखा है, सब कुछ है, लेकिन भाई वो मतलब इसका पता कैसे चलेगा वो सही काम कर रहा नहीं कर रहा? सही बात है, करेक्ट। तो वो सही काम कर रहा नहीं कर रहा, उसकी लाइव टेस्टिंग की जाएगी। चिंता न करें, पहले बहुत बार टेस्टिंग हो चुकी होगी उनकी बिना लाइव वाले एनवायरनमेंट में, लाइव में भी हुई होगी, आपको पता नहीं चला होगा, बट इन एनी केस लाइव टेस्टिंग की जाएगी ताकि कॉन्फिडेंस आ जाएगी। भगवान न करे कभी कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए किसी भी एक्सचेंज में, तक आप तुरंत प्रभाव से जो है दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। और उसकी टेस्टिंग के लिए NSE और BSE दोनों ही शनिवार को थोड़ी देर के लिए बाजार खुला रखेंगे। सेम 9 से 9:15 आपका प्री ओपनिंग सेशन होगा। 9:15 से लेकर 10 बजे तक पौन घंटा आप एंजॉय कीजिए ट्रेडिंग, 1.5 घंटा सैटरडे ब्रंच कीजिए, ब्रेकफास्ट और लंच टुगेदर, और उसके बाद 11 से 11:30 से 12:30 1 घंटा और उसके बाद आप लीजिए भरपूर नींद सैटरडे आफ्टरनून में, आफ्टर हैविंग ए नाइस। अगर ब्रंच कर लिया तो ठीक है, पहले सो जाइए, नहीं तो खा पी के। अच्छा, यही प्रोग्राम है, इसके अलावा और कोई तो नहीं है प्रोग्राम? लंच का अरेंजमेंट ऑफिस में है। अरे ऑफिस में तो सोने का भी अरेंजमेंट है, आप सोमवार तक यही सोइए, हम सोमवार को आके उठा देंगे आपको, और इससे ज्यादा क्या अरेंजमेंट करें आप? गलती हो गई। हमारे पास सारा अरेंजमेंट है, बस आ जाइए बस, ठीक है, ओके। चलिए, तो लंबी पारी खेलेंगे आशीष और कुशल दोनों सैटरडे को। उससे पहले आशीष बताएं, खबरें कौन सी लेकर आए आप? देखिए, स्टॉक NBCC रडार पर रखेगा। 2 खबर है। सबसे पहले अगर आप देखें तो ई ऑक्शन के माध्यम से इन्होंने 61,000 स्क्वायर फीट एरिया जो है बेचा है। नई दिल्ली में 273 करोड़ में 61,000 स्क्वायर फीट एरिया बेचा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो इनकी एक सब्सिडरी है जिसे 460 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है। BEML इन्हें भी ईस्टर्न कोलफील्ड से तकरीबन 73 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो स्टॉक रडार पर रहेगा। हिंदुस्तान कॉपर और नाल्को यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि अपडेट्स लगातार जी बिजनेस पर आप देखते जा रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स के दूसरे राउंड को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है, और आज शाम से दूसरे राउंड का ऑक्शन भी शुरू हो जाएगा। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो HDFC म्यूचुअल फंड ने कल करीब 1.63% हिस्सेदारी जो है वो बेची है, और अब इनकी जो हिस्सेदारी है वो 6.23% से घटकर 4.60% हो गई है। CG पावर, ये स्टॉक भी रडार पर रखेगा, क्योंकि कंपनी को IT विभाग से 189 करोड़ के डिमांड नोटिस मिले हैं, और डील्स भी अगर आप देखें तो 9-15 के बाद काफ़ी सारी देखने को मिली है। इनमें सब्सटैंशियल नजर आ रही है लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज, क्योंकि 4.2% इक्विटी का सौदा हुआ है। शेयर्स के हिसाब से बताऊं तो 28,60,000 शेयरों के कई सौदे यहाँ पर देखने को मिले। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर 64 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं। NLC इंडिया यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 0.4% इक्विटी का एक्सचेंज हुआ, यानी 50,40,000 शेयरों के कई सौदे हुए हैं। बैंक ऑफ इंडिया में 35 लाख शेयरों के सौदे देखने को मिले, और जुबलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 24 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन खबरों का और स्टॉक्स में भी आते हुए। अनिल जी, एक बार थोड़ा बाजार पर भी बात कर लेते हैं। एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी तो आ ही रही है बाजार में, बट रिकवरी हुई है बैंक्स की तरफ से, स्पेशली प्राइवेट बैंक की तरफ से थोड़ी लीडरशिप आती हुई दिख रही है। मिड और स्मॉल कैप भी नीचे से थोड़ा सुधरे हैं। तो दीप, एकदम मार्केट परफेक्ट ट्रेड कर रहा है। पूछिए कैसे? शुरुआत करेक्शन की पहले बैंक निफ्टी ने की थी। यस, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आपके थोड़े लार्ज कैप करेक्ट हुए, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर उसके बाद, बराबर है। तो करेक्शन खत्म करके या शॉर्ट कवरिंग के संकेत कहीं देने तो पहले बैंक निफ्टी को देने, ठीक है। और आपको याद होगा आज सुबह हमने रेंज यही दी थी 45,625 की रेंज अगर आती है तो वहाँ पर आपको खरीदना ही चाहिए। अभी तक का जो हाल है और जो आउटलुक है वो मैं आपको जल्दी से बता दूं। पहली चीज़ तो है कि एक्सपायरी के दिन जिस उतार चढ़ाव की आप उम्मीद करते हैं वो उतार चढ़ाव आपको दिख रहा है। एक्सपायरी के दिन अगर इतना नहीं होगा तो फिर एक्सपायरी का मजा ही क्या है? करेक्ट। परफेक्ट सपोर्ट लेवल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी रुके। देखिए निफ्टी का लो क्या है, 21,860। हमारी परफेक्ट बाय रेंज जहाँ पर हमने कहा जरूर खरीदना है
21,800 से 21,875 था, 860 से घूम गया, मौका दिया एक, करेक्ट, और वहाँ से 22,000 तक का भी आपको एक मूव मिला है। यानी कि अगर 25 पॉइंट आप छोड़ भी जाओ तो 101 पॉइंट की आपको एक्शन पकड़ने को मिली। ऊपर में 22,125 की रेंज है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग 2 टुकड़ों में करनी है। 22,022 का हाई है उस रेंज की शुरुआत में। निफ्टी ने दोनों तरफ रेंज की शुरुआत में आपको एक बार ट्रेड का मौका दे दिया। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए क्या है, 45,525, 45,625 की रेंज थी और 45,660 थोड़ा सा उसके आसपास से घूम गया लेकिन लगभग वहाँ तक पहुँचा दीप, ठीक है। और ऊपर में हमारी रेंज जो है 46,325 के आसपास है, उससे थोड़ा पहले ही रुका है, अभी हो सकता है बढ़ने की कोशिश करे। और लेकिन रिकवरी जो अब आई है, लेट रिकवरी, वो बैंक निफ्टी से लीड होकर आ रही है, करेक्ट। इसका मतलब क्लियर कट है कि बैंक एक तो थोड़े शॉर्ट ज़्यादा है और थोड़ी रिकवरी वहाँ से आती दिख रही है। अब स्ट्रेटेजी के लिहाज से एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जहाँ एक और नीचे सपोर्ट मिला वहीं 22,000 के ऊपर निफ्टी को टिकने में आ रही है मुश्किल। 22,000 के आसपास आती है प्रॉफिट बुकिंग आती है और जोर से आती है, धड़ाक से। 50-75 पॉइंट घटने में ये निफ्टी टाइम नहीं लगा रहा, ठीक है। निफ्टी के लिए अब बचे हुए समय के लिए 21,800, 21,875 परफेक्ट खरीदारी की रेंज है। आज फिर से आए वहाँ लेना है आपको। ऊपर में 22,000, 22,125 की रेंज में देना है, वापस वहाँ आए दे भी दीजिए, क्लियर है। बैंक निफ्टी वहीं 45,525, 45,650, सॉरी 45,650, 45,850 की रेंज अच्छी है, जहाँ आपको लेना है। 850 कल का लो है, 650 आज का लो है, क्लियर है। इस रेंज में इन दोनों लेवल पे आपको लेना है, 2 लेवल में। ऊपर में 46,375, 46,575 इस 2 लेवल पे देना है। सो आराम से आज आपको करना है क्या, एक्सपायरी के दिन वॉलेटाइल मार्केट है, दोनों तरफ ट्रेड हो रहे हैं। आप या तो ये रखो कि मैं बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखूंगा, राइट, तो नीचे आए तो लूंगा, या आप दोनों तरफ ट्रेड करना चाहते हो तो सपोर्ट लेवल पे खरीदिए, रेजिस्टेंस लेवल पर, रुकावट लेवल पर थैंक यू दे दीजिए। ये तरीके से चलते रहिए, सिंगल्स लेते रहिए, नो फोर्स, नो बाउंड्रीज, बीच बीच में डबल्स मिल जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है सर। हाँ, मतलब इतना ही है। सो ये है आपके लिए। और रहा सवाल एक्सपायरी के लिहाज से 46,000 बैंक निफ्टी मेक और ब्रेक, 22,000 निफ्टी ब्रेक मेक और ब्रेक, बस सिंपल। ठीक है सर। थोड़ी थोड़ी रिकवरी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हुई है, सेलेक्टिव वहाँ पर रहना है। सरकारी कंपनियों में रिकवरी आ रही है, स्पेशली पावर PSUs में Yes. थोड़ी आ रही है। तो पिटे हुए स्टॉक्स हैं जहाँ हल्की फुल्की रिकवरी है, वो बस आज की रिकवरी को शॉर्ट कवरिंग माने। असली एक्शन ताकत जो बाजार की दिखेगी वो कल दिखेगी, मजबूती की भी कमजोरी की भी, जो भी होनी वो कल। आज थोड़ा एक्सपायरी के एडजस्टमेंट है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, ना करें। ठीक है, ओके। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा एक्शन। इस समय ज़्यादा एक्शन में आ जाने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा कल होगा। आज एक्सपायरी बस निकाल दीजिए, आधा आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं इसके लिए। आइए पीरामल एंटरप्राइजेस पर रखिए नज़र। 0.9% इक्विटी का सौदा हुआ है, 20 लाख शेयर्स के कई सौदे हुए हैं। ये काउंटर भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। हमारे सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, मेहुल कोठारी साहब और जैन साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ बड़ी डील्स के साथ यहाँ पर बाजार में भी एक्शन हो रहा है। M&M लीडरशिप दिखा रहा है, 1-2 दिन इसमें सुस्ती आई थी, वापस ये एक्शन में आपको आते हुए दिखाया और वापस डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। इस काउंटर को रोकना बहुत मुश्किल है। बंसल जी, गुड आफ्टरनून सर। M&M से करते हैं शुरुआत। टॉप फॉर्म में वापस लौटा है, थोड़ा दिन कंसोलिडेशन, अब एक्चुअल एक्शन में वापस आ रहा है। 1950 का लेवल, जरा देखें M&M को सर। दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बुलिश कैंडल बन रही है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर 1920 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड करें और एक बार ये 1960 के ऊपर निकलेगा तब दोबारा से सबके रडार पर आएगा। बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, जिनके पास है होल्ड करें और कोई गिरावट आए तो खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए M&M। गिरावट ये देता रहता है, एक्शन बीच बीच में उसमें आता रहता है। अब देखते हैं वापस एक्शन इसमें कैसा बनेगा, बट अच्छी मूव आ रही है। टाटा कंज्यूमर वापस एक्शन में आ रहा है। सुमित जी से सुबह बात भी करी थी और निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी इस पर आती हुई दिखी है। सुमित जी, वापस एक्शन में आ गया टाटा कंज्यूमर। सुबह थोड़ा सुस्त था, बट पहले आधे घंटे के बाद ही रिकवरी हो गई और उसके बाद पीछे नहीं आया। डेज हाई पर इस समय सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। स्टॉक तो बढ़िया ही है, सेक्टर के अंदर भी मोमेंटम बना हुआ है और टाटा कंज्यूमर वैसे भी एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में ही है। 1200 का लेवल ऊपर में क्रॉस करना जरूरी है। 1200 के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद टाटा कंज्यूमर 1250 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा और पोजिशनली इसके अंदर और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो पोजिशंस होल्ड करके बैठे, कोई भी छोटा मोटा डिप आता है 15-20 रुपए का तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें।
ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर भी दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में मूव आ रही है, इनफैक्ट सारे प्राइवेट बैंक्स में मूव हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की मैं बात करता हूं, उससे पहले एक बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं। 1,82,00,000 शेयर्स के सौदे आपको होते हुए दिख रहे हैं। बड़ा सौदा हुआ है, हालांकि स्टॉक में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है इस समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बट 1,82,00,000 शेयर्स के यहाँ सौदे होते हैं, तो कुछ बड़ा एक्शन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हुआ है। बड़ा ब्लॉक अभी अभी आपने ट्रेड होते हुए देखा है इस काउंटर के लिए। एक बार मेहुल जी से जरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चार्ट पर राय लीजिए। मेहुल जी, गुड आफ्टरनून सर, जरा देखें बड़ा सौदा हुआ है इसमें। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। आईडीएफसी फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट बैंक की बात करें, तो एक रेंज में है, कुछ खास इसमें हो नहीं रहा है। डाउन साइड में बारी बारी जब ये 80 के नीचे है तो 77 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है और एक बाउंस दिखाया है। यहाँ पर अपसाइड में 84 85 का रेजिस्टेंस है, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक कुछ नया तेजी का शुरुआत नहीं होगा। डाउन साइड में मैं समझता हूँ 77 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक काउंटर बहुत ही सेफ जोन में है, यहाँ से रिकवरी के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। तो यहाँ पर किसी को फ्रेश बाइंग भी करनी है विद स्टॉप लॉस चांस बाई है, ये कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, बट चांस लेना है तो 77 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। 84 तक का पहला अपसाइड, 84 के बाद ही कुछ फ्रेश बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कंफर्मेशन नहीं है तो ये कंफर्मेशन कब, कौन और कैसे देगा सर? जी हम ही दे देंगे, हम कवर कर लेंगे इसको कहीं ना कहीं 84 के ऊपर। ओके, बंसल जी आपको जिम्मेदारी दे दूं मेहुल जी पे नजर रखने की, कंफर्मेशन जब भी आए तो, या जैन साहब को दूं? जैन साहब ज्यादा फ्री रहते हैं। नहीं अनिल जी, एक चीज बोलना चाहूंगा। अनिल जी देखिए, जोक सपाट अनिल जी, हाँ किसी चीज की कंफर्मेशन नहीं होती है। ब्रेकआउट होने के बाद भी ब्रेकआउट फेल होते हैं। हाँ, द ओनली थिंग विच इज कंफर्म्ड इन लाइफ इज अनिल जी डेथ। अनिल जी, बाकी कोई भी चीज नहीं, वन मोर थिंग, ब्रेकआउट के बाद भी ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम है। क्लास में ध्यान लगा कि पढ़ाई नहीं की आपने। दो चीजें लाइफ में दो ही चीज कंफर्म है, डेथ और टैक्स। हाँ, टैक्स भी भरा करो बंसल जी। तभी अरे अनिल जी क्या बात कर रहे हैं अनिल जी, अभी तो हम इतने सारे नोटिसेस आए हुए हैं अनिल जी। हाँ। बिल्कुल, और सब गलत नोटिसेस हैं अनिल जी, उनके रिप्लाई कर करके थक गए। वो आजकल सबको आते हैं, वो उसमें बड़ी बात नहीं, वो मतलब ऑटो जनरेटेड होने लगे ना, फेसलेस होने के बाद में कोई भी चीज़ होगी जल्दी से, बट उसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। और आप जवाब दो, हो भी जाएगा। असेसमेंट ईयर 16-17 का तो सभी को आए। हाँ, सबको आया, मतलब उस समय कुछ इनका शायद मेरे ख्याल से कंप्यूटराइजेशन कुछ चेंज हो रहा था, कुछ तो था। तो अगर आपने कोई भी डिडक्शन क्लेम किया है, अब हम सैलरी वाले का हाँ, क्या दीप से क्या, देखो कितना भोला बेचारा, क्या मतलब इसमें इसको नोटिस भेज के क्या होने वाला है सोचो। लेकिन आ रहे हैं, करना पड़ा था बिल्कुल। सब जवाब दे दो, काम भी हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो जैन साहब आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही कंफर्मेशन आए, क्या किस लेवल के ऊपर आएगा ब्रेकआउट कंफर्मेशन, ये जरा मेहुल जी बता दें जैन साहब को। 83 रुपए के ऊपर। अनिल जी ओ तेरी, अनिल जी, अब मुझे खुद को डाउट हो गया कि 84 के ऊपर मैं दूं या ना दूं। अब आप जो भी सोचे, जैन साहब ने तो नोट कर लिया 84 के ऊपर। जी बंसल जी। अनिल जी, कॉलेज के दिन याद आया अनिल जी, जब पढ़ रहे होते थे ना तो कोई मिलता था, क्लास का स्टूडेंट पूछता था क्या हो गया, तो अनिल जी एक बार भी कोर्स नहीं करा होता था, बोलता था अनिल जी 3 बार रिवाइज कर लिया। वो घबरा जाता था। अरे मेहुल जी, जोक सपाट घबराओ मत, अब तो हम सब बड़े हो चुके हैं। हम भी करते थे, मतलब कैसे चल रही, मैंने यार मेरा बहुत धीमे चल रहा है सामने, क्यों मजा नहीं आ रहा यार। सेकंड वाले रिवीजन में अभी तक 50% ही पूछा, वो अगला एकदम टेंशन में, मेरा तो एक ही बार कोर्स पूरा नहीं हुआ। ये सेकंड डिवीजन में वो 3 डेट में नहीं था, वैसे ही हो गया। आप तो पढ़ाई करो, दूसरों की मत करने दो। वैसे उस फॉर्मूले पे बंसल जी चलते थे हमारे। ओके, आइए नितिन जी हमारे साथ फोन लाइन पर, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं नितिन जी। जी 21,950 की कॉल ऑप्शन है, अभी 37-36 रुपया आज की एक्सपायरी की है। 21,950 की कॉल ऑप्शन 37-36 का रेट है, इसे खरीदेंगे इस रेट पे, और इसका स्टॉप लॉस बनेगा 15 रुपए का, यानी 15 का स्टॉप लॉस हो गया। आप अभी 35-36 में खरीद रहे हैं, और ऊपर फर्स्ट टारगेट इसके बनेंगे 60 के, और उसके ऊपर निकलती है तो 75 के टारगेट बनेंगे। अब मुझे डेटा ऐसा दिख रहा है कि 21,900 पे सपोर्ट लेवल है, और आज मंथली एक्सपायरी भी है। ओवरऑल अंडरटोन पॉजिटिव रहा है, कल केवल एक गिरी है मार्केट, बट 21,900 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है, तो यहाँ से बाउंस आ सकती है।
तो मैं 21,950 की कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ 35-36 पे, जिसका स्टॉप लॉस 15, फर्स्ट टारगेट 60 और उसके ऊपर निकलती है तो 75। कि बैंक निफ्टी पर भी कोई विचार रखते हैं आप? नहीं एनर्जी निफ्टी पे ही है। बैंक निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में ओनली विचार, ICICI बैंक, खाली विचार। हाँ, ICICI बैंक में काफी बाइंग है और ICICI बैंक से ही बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है। अभी बैंक निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से कम 100-125 पॉइंट का रैली आना चाहिए जो निफ्टी को ऊपर खींच सकता है। तो बैंक निफ्टी में व्यू पॉजिटिव है, सपोर्ट लेवल पे है। एक्सपायरी के ख्याल से 46,200 का लेवल मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, 46,200 तक की गुंजाइश है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। 46,100 के आसपास बैंक निफ्टी है ही। यहाँ पर व्यू पॉजिटिव साइड पे ICICI बैंक दे रहा है सपोर्ट, लेकिन खरीदना है तो निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदें 21,950 का आज की एक्सपायरी का। नितिन जी की राय 36 रुपये में लीजिए, 15 का स्टॉप लॉस और 60 से 75 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करने का मौका आपके लिए बन सकता है। खरीदारी का मौका और बिकवाली का मौका आज कई सारे स्टॉक्स में दिख रहा है और उसकी वजह है आज की क्लोजिंग के बाद होने वाले कुछ बदलाव। ये बदलाव हो रहे हैं MSCI, मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स। मॉर्गन स्टैनली नाम की जो फॉरेन ब्रोकरेजेस है उन्होंने एक इंडेक्स बना रखा है। उस इंडेक्स में वो अपने हिसाब से शेयर अंदर बाहर करते हैं, फॉर्मूले से हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं उनकी मर्जी से। उन्होंने भी एक प्रॉपर फॉर्मूला बना रखा, तरीका बना रखा है। उससे वो कई सारे शेयरों को अंदर लेते हैं, कई सारे शेयर को बाहर करते हैं और उसके हिसाब से उन शेयरों में खरीदारी या बिकवाली आती जो इस इंडेक्स को फॉलो करने वाली FIs है वो करते हैं। अब क्या बदलाव आज की क्लोजिंग के बाद से होंगे लागू, कुशल के पास पूरी डिटेल है, सारी जानकारी है। कुशल बताएंगे आप? बिल्कुल 100% बताएंगे सर। और यहाँ पर स्पेसिफिकली MSCI फरवरी का जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आज बदलाव लागू हो जाएंगे और 10,000 करोड़ के इनफ्लो आने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं हम। यहाँ पर स्पेसिफिकली MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का वेटेज 17.9% से बढ़कर करीबन 18.2% हो जाएगा और साथ ही MSCI में भारत की वेटेज जो है हिस्टोरिक हाइस पर आती हुई दिखेगी। MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स जो कि इनका मेन इंडेक्स है, जिसमें पॉसिबल इंक्लूजन्स हैं PNB, BHEL, NMDC, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और GMR एयरपोर्ट में। यहाँ पर अगर आप इन्फ्लोज की बात करेंगे तो PNB में सबसे ज़्यादा करीबन 1550 करोड़ रुपए के इन्फ्लोज आ सकते हैं। साथ ही BHEL में लगभग 1370 करोड़ रुपए आने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। साथ ही NMDC, UBI और GMR एयरपोर्ट्स है, यहाँ पर 1200 करोड़ से लेकर 1340 करोड़ तक के इन्फ्लोज भी आते हुए देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर लगभग 6 से 7 हज़ार करोड़ के इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है जो यहाँ स्पेसिफिकली जो इंक्लूजन में आते हुए नजर आएंगे। साथ ही कुछ एक स्टॉक्स में आपको जो वेटेजेस है वो बढ़ती हुई दिखेंगी और कुछ एक स्टॉक्स में वेटेजेस घटती हुई भी नजर आएंगी। चुनिंदा नामों में ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में जो 12 स्टॉक्स की वेटेज बढ़ेंगी उसमें जोमैटो, DLF, MRF, पेटीएम, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स रह सकते हैं। साथ ही वेटेज गिरावट में जियो फाइनेंशियल्स और कॉनकोर जैसे स्टॉक शामिल हैं। इसके साथ साथ MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बदलाव होंगे जिसमें 27 नए स्टॉक्स ऐड होते हुए दिखेंगे। चुनिंदा नामों में इरेडा, स्वान एनर्जी, होनासा कंज्यूमर, पैसल और डिजिटल जैसे स्टॉक शामिल हैं। वहीं यहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स से 6 स्टॉक्स बाहर भी होते हुए दिखेंगे। इसमें एक्सपेक्टेड है प्रेस्टीज एस्टेट, स्टोरेंट पावर, RVNL जैसे स्टॉक्स। इनफैक्ट वेटेज इंक्रीज और डिक्रीज में भी 14 स्टॉक्स की वेटेजेस बढ़ेंगी और 6 स्टॉक्स की वेटेजेस यहां पर घटती हुई भी नजर आएंगी। बट आपको फोकस लार्जली जहां पर बड़े इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते हुए दिखेंगे वो है MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स। बिल्कुल, तो MSCI ग्लोबल का बदलाव होने जा रहा है और कुछ इनफ्लोज आउटफ्लोज बड़े वाले इस समय आपको आते हुए दिखेंगे। तो कुछ शेयर्स में ऑलरेडी आई थिंक एक्शन शुरू हो रहा है, बट ज़्यादा एक्शन हम देख रहे हैं आखिरी आधे घंटे 45 मिनट में होता है। तो इन शेयर्स पर रखेंगे नज़र और देखते हैं MSCI बदलाव का क्या कुछ बदलाव लागू होता है। शुक्रिया कुछ। इसमें एक चीज़ है दीप, काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे जिनमें आज इन्फ्लो है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे इन्फ्लोज आज खत्म होने के बाद फिर थोड़ी खरीदारी आना कम हो जाएगा। मसलन जैसे भेल है एक स्टॉक जो मैं 142 से रिकमेंड कर रहा हूँ, हमारा टारगेट 240-250 का था, उस टारगेट तक पहुँच चुका है, आज भी 230 हुआ है। तो मेरा पॉइंट है कि शॉर्ट टर्म में एक बार जैसे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इन स्टॉक्स में। ये जो MSCI के दम पे इतने भागे हैं, वापस आए 210-215 के आसपास तो आप एंट्री कर लें। अगर मिले नीचे 200 और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेना है तो 200-210 कभी मार्केट के मूड के साथ खराब हो जाए। तो जिन जिन PSU स्टॉक्स में बड़ा तेज रनअप हुआ है और वहाँ पर अगर आज खरीदारी हो जाती है तो फिर फॉलो बाइंग के पहले, और जो हाई पर अभी भी चल रहे हैं इसलिए कि MSCI इंडेक्स में इंक्लूजन है, वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे के लेवल का इंतजार करना चाहिए, ये ध्यान रखें। क्योंकि जिन जिन शेयर, अब क्या होता है तेजी के मार्केट में, तो क्या होता है कि और खरीद कोई फ्लोटिंग स्टॉक साफ हो गया और तेजी, जब मार्केट थोड़ा सहमा हुआ है तो फिर क्या कि जैसे फ्लो खत्म होते हैं
तो थोड़ा स्टॉक नीचे आता है। उस हिसाब से थोड़ी सी इन स्टॉक्स में आप हल्की सी सावधानी रखें, नीचे आए तब आप लेने का सोचिएगा। ठीक है सर, गॉट इट। चलिए, ये काउंटर्स, और यूजुअली हम देखते हैं MSCI बाइंग के दिन काफ़ी एक्शन होता है, अगले दिन फिर थोड़ी वीकनेस भी आती है, तो मौके मिलेंगे। अगर आप एंट्री की सोच रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आज ही एक्शन करना है, बट हाँ, इन स्टॉक्स में आपको ज़रूर मूवमेंट आते हुए दिखेगा। 4% नीचे इस समय अपोलो हॉस्पिटल्स ट्रेड कर रहा है, इस पर एक बड़ा कट आ रहा है। एक बार जरा अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट पर वागले साहब से राय लेते हैं। वागले साहब जरा देखें सर, अपोलो हॉस्पिटल्स बड़ा कट आ रहा है इस समय। दीपांशु, ये मेरे लिए है। यस सर, अपोलो हॉस्पिटल्स बताएं। दीपांशु, वीकनेस है, अपोलो हॉस्पिटल में वीकनेस है। आज तीसरा चौथा दिन है जो ये ऊपर के 6800 के टॉप से गिरा है, और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा सा और डाउन होगा, 6000 तो डेफिनेटली टेस्ट होगा, तो एक 100 रुपये की और डाउन साइड है। अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर और डाउन साइड हो सकता है। तो मुझे लगता है बॉटम फिशिंग ना करे, थोड़ा और डाउन साइड डेफिनेटली है। तो थोड़ा और डाउन साइड डेफिनेटली यहाँ पर है, रखनी है आपको नज़र। अपोलो हॉस्पिटल्स बड़ा कट इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। आइए मेहुल जी के पास चलते हैं, बिगुल उनके लिए BTS डबल टी का। मेहुल जी बताएं सर। दीपांशु, एक बाय का स्टॉक है, कैश पे काउंटर है, दैट इज कल्याण ज्वेलर्स। 396 के पास ट्रेड कर रहा है। 386 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 415 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। एक तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था 10-12 ट्रेडिंग सेशन से, और फाइनली आज एक रेंज ब्रेकआउट आते दिखा है। ऑल्दो बहुत ही फास्ट मूवमेंट है, पिछले 5-10 मिनट में ही ये 10 रुपया चल चुका है। यहाँ से थोड़ा और अपसाइड देखने को मिल सकता है, 415 तक का अपसाइड रहेगा। सो बाय कीजिए कल्याण ज्वेलर्स। बिल्कुल, कैश स्टॉक्स में भी रखिए नज़र। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी रिकवरी के आसार अभी दिखे थे, थोड़ी और रिकवरी अभी आपके लिए प्ले आउट होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट इंडेक्स के स्टॉक्स में ज़्यादातर नरमी ही है, कैश मार्केट में थोड़ा एक्शन अभी भी आज आपके लिए आते हुए दिख रहा है, और स्टॉक्स में भी थोड़ी मूव इस समय बन रही है। कल्याण ज्वेलर्स में हम अच्छी मूव देख रहे हैं। मैनकाइंड फार्मा सुबह से एक्शन में, इस पर एक अच्छी मूव आ रही है, 4% ऊपर अभी ये काउंटर आया है, अच्छा एक्शन आया है। NMDC स्टील में आपको मूव दिखी है। त्रिवेणी टरबाइन, जरा इसको पुल अप करिए, 2 दिन में इसमें बड़ा एक्शन बना है। कल भी ये त्रिवेणी टरबाइन आपको अच्छा एक्शन दिखा रहा था, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी आपको मूव आती हुई दिख रही थी। आज त्रिवेणी इंजीनियरिंग कुछ नहीं कर रहा है, बट त्रिवेणी टरबाइन ये एक्शन बरकरार रख रहा है। इनफैक्ट पिछले 3 दिन में देखेंगे तो करीब 15% की मूव इस काउंटर में आ चुकी है। जैन साहब, कोई व्यू इस पर? कल और आज स्पेशली बहुत एक्टिव था, अभी भी 6.5% ऊपर है, कल भी ऑलमोस्ट ऐसी गेन इसमें आ रही थी सर। सर्टेनली देखिए, एक कंसोलिडेशन था स्टॉक में काफी दिनों से। इनफैक्ट ये जो पावर वाले स्टॉक्स जो है, पावर रिलेटेड स्टॉक्स ओवरऑल बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो मुझे संभाव जो पावर इंसुलरी स्टॉक्स है वैसे ही बहुत बढ़िया लगता है, और ये कंपनी वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ता नहीं। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, बाकी जो इन्होंने एनर्जी एफिशिएंट जो टरबाइन्स बनाते हैं, ऑर्डर बुक अच्छा है, ये सारी चीजें अच्छी है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब 2-3 दिन चल गया और मार्केट्स में भी देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा प्रेशर है। तो मैं बहुत एक्सुबरेंस वाली बाइंग नहीं कहूंगा, और मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से चूंकि सस्ता नहीं लगता है, भले वो P मल्टीपल हो या प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे हो। सो आई एम नॉट वेरी एग्रेसिवली बुलिश ऑन दिस स्टॉक। जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे। सर्टेनली द सेक्टर लुक्स प्रॉमिसिंग, द कंपनी लुक्स गुड, ऐसी कोई बात नहीं है। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बट फिर भी नीचे आने पे गिरावट पे ही लेंगे सेफर साइड के लिए। बिल्कुल गिरावट में लेंगे, हड़बड़ी जल्दबाजी। जैन साहब को कोई काम की जल्दबाजी है नहीं, आराम से एकदम, जो जैन साहब बोलते हैं उनकी राजस्थान की भाषा में, ठंडा करके खाएंगे। जैन साहब ऐसे बोलते हैं ना, हम एकदम सर, रोटी को ठंडी करके खाएंगे। तो छोटी मगर गरम खाते हैं। सब्जी भी है साथ में, खाली ऐसा नहीं, मतलब मुंह ज्यादा सब्जी में जलता है, रोटी में तो फिर भी कम जलता है। क्यों सुमित जी? एकदम सही है ना जी। हाँ, सुमित जी का भी सब्जी में ही ज्यादा जला है मुंह। हाँ जी, वो छिलके वाली कई सब्जियां होती है ना नील जी, पर्टिकुलर टमाटर से बहुत जल्दी जलता है। अच्छा, आलू और टमाटर दोनों ज्यादा जल्दी जलता है। वो बाहर से पता नहीं चलता अंदर कितना गर्म है ना? हाँ, सही जवाब। ओके, आइए जैन साहब के बाद तैयार है बिगुल का वक्त। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। आइए सेठी साहब, सुस्वागतम। बताएं सर, क्या है इरादा?
गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, दो स्टॉक्स, एक कैश मार्केट का और आज एक स्टॉक फ्यूचर्स से है, F&O सेगमेंट। चेंज फ्यूचर्स, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल अनिल जी। वेरी नाइस। तो पहले कौन सा? पहले कैश मार्केट का स्टॉक अनिल जी। फरमाए। आज का अनिल जी जो कैश मार्केट का स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है न्यूजन सॉफ्टवेयर, जो अभी 805 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एक जबरदस्त कंपनी है सॉफ्टवेयर सेक्टर से, जो वर्क फ्लो ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और इमेजिंग, ये सब सेगमेंट में काम करती है। इसके अलावा क्लाउड प्लेटफॉर्म का भी जो हाई ग्रोथ सेगमेंट है, वहां पे भी ये कंपनी प्रेजेंट है। कंपनी के कुछ 550 से ज्यादा कस्टमर्स है अक्रॉस 73 कंट्रीज, और 23 से ज्यादा इन्होंने भारत में और अमेरिका में मिला के पेटेंट्स करे हुए हैं, और कई सारे दूसरे पेटेंट एप्लीकेशन इनके पेंडिंग है। और पूरा फोकस है डिजिटल लेंडिंग और कोर बैंकिंग प्रोडक्ट्स के लिए। और इन्होंने एक मेजर सीरियस फोरे किया जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल इन थिंग है, जनरेटिव एआई फॉर कंटेंट सर्विसेज, सर्च ऑप्टिमाइजेशन और कंटेंट जनरेशन। तो इस तरह के हाई ग्रोथ सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करती है। जबरदस्त फंडामेंटल्स है। दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 68 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 48 करोड़ का पैट था। बहुत अच्छे EBITDA मार्जिन है, अराउंड 23-24%। रिटर्न रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं। और FIDs में अराउंड 25% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें MIT है 4.15%, MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके अलावा गोल्डमैन सैक्स, मलाबार फंड, HDFC वगैरह है। और एक इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है। हाल ही में नवंबर में इन्होंने एक पे एक बोनस भी दिया हुआ है। तो ये स्टॉक भी इस बाजार की थोड़ी गिरावट में करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है बिल्कुल खरीदना चाहिए करंट लेवल्स पे। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 835, स्टॉप लॉस रखना 795। 795 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी न्यूजेन सॉफ्टवेयर में। ये है राय सेठी साहब की तरफ से। और वैसे तो इच्छा मेरी बड़ी हो रही कि एक और बिगुल बजा दूं सेठी साहब के लिए। बता सेठी साहब रोज आपको F&O वाला स्टॉक बनता है। दीप कर लेते हैं सर, एक बार फिर से बिगुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जी सेठी साहब बताएं सर, वायदा कारोबार का कौन सा शेयर आपको पसंद आया? आइडिया 13 रुपए वाला? नहीं अनिल जी, जो स्टॉक है वो बोलूंगा तो आपको मेरे से ज्यादा खुशी होगी। ओहो, मैं तो वैसे खुश हूँ। वैसे अनिल जी मैं बाहर हूँ थोड़ा, बट फिर भी जो लिमिटेड टाइम बाजार को ट्रैक पर कर पा रहा हूँ 2-3 दिन से, तो उसमें मैंने देखा है आपको भी इस स्टॉक के पसंद आया है। अनिल जी आज खरीदारी कर रही है कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक के मार्च फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह है। 562 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मेरे पास स्क्रीन नहीं है सामने। और मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट है 580 के, स्टॉप लॉस रखना 555 का। हाल ही में यानी परसों शायद 1 पे 5 का स्प्लिट अनाउंस किया है। बाकी जबरदस्त फंडामेंटल्स है। आपका भी मुझे मालूम है विद इन पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, और हाल ही में भी आपने भी इसको कई बार रिकमेंड किया है। और ये स्टॉक भी पिछले कुछ दिनों में 600 के लेवल से करेक्ट होके ये 555-60 आज सुबह थोड़े और नीचे भी मिल रहा था, इन लेवल्स पे आया। बट मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मौका है बाजार में। अब एक एक्सपायरी के बाद अगर हम रिकवरी एक्सपेक्ट करें तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। तो खरीदारी करनी है कैनरा बैंक में फॉर अ टारगेट ऑफ 580, शॉर्ट टर्म टारगेट 580, स्टॉप लॉस ऑफ 555 इन मार्च फ्यूचर्स। 580 के लक्ष्य के लिए कैनरा बैंक के फ्यूचर्स खरीदे मार्च वाले। ये राय सेठी साहब की तरफ से बिल्कुल हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। और फंडामेंटली हमको सबसे बेहतरीन बैंक ये लगता है, वैल्यूएशंस के लिहाज से बेहद आकर्षक। तो सेठी साहब आपको धन्यवाद। और स्टॉक में एक अच्छा 590-600 रुपये के लेवल से करेक्शन होकर भी 550 के आसपास आए, तो एंट्री पॉइंट भी ठीक हो चुका है। धन्यवाद सेठी साहब 2 बेहतरीन पिक्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय कैनरा बैंक और न्यूजन सॉफ्टवेयर पर खरीदारी की राय। आइए अब लेते हैं अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स अनिल जी 125 अंक नीचे है, थोड़ी वीकनेस इसमें आई थी और वो वीकनेस अभी भी परसिस्ट कर रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स आपके लिए 60 अंक नीचे है। यूरोप के बाजारों में ठीक ठाक कारोबार, यूरोप एक्चुअली पूरा का पूरा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल थोड़ा कमजोर है इस समय, रुपया एकदम फ्लैट है। एशिया में भी ठीक ठाक कारोबार था। डाउ फ्यूचर्स थोड़े सुस्त है। हमारे बाजार भी रिकवरी के बाद अभी थोड़ी नरमी दिखा रहे। बताएं सर, क्या व्यू है आपका? देखो दीप, एक ऑनेस्टली एक बात बोलूं। यस सर। ये मार्केट में व्यू बनाने की कोशिश मत करना। जैसे आप व्यू बनाओगे मार्केट घूम जाएगा। 22,000 के नजदीक आते आप तेजी का व्यू बनाने की कोशिश, धड़ नीचे। हाँ,
और 21,900 के नीचे जाते आप मंदी का व्यू बनाने की कोशिश करो, वापस ऊपर। और ये रोज नहीं होता, आज हो रहा है। और आज होने की वजह ये है कि वीकली नहीं, मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी तो इतना उतार चढ़ाव तो वंस अपॉन अ टाइम तो बहुत होता था, लेकिन आजकल तो इतनी ऑप्शंस में पोजीशन बनने लगी ना, दोनों तरफ पकड़ के बैठ जाते हैं ऑप्शन राइटर्स, तो उस हिसाब से ज़्यादा होती नहीं। अब एनीवे मेरे पास जो डेटा हो मैं आपको बता दूँ। 21,900 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पे आप इस वक्त निफ्टी को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। 1,33,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है दीप जी, 21,900 के पुट पर हाईएस्ट है। सो इसको इसके नीचे जाना नहीं है, जाएगा तो खराब हो जाएगा। 21,900 की क्यों नहीं जाना है? 3 बजे तक इसको होल्ड करना जरूरी है। अगर किया तो नीचे 21,800 875 में से कहीं न कहीं जाके ये वहाँ रुकेगा। अच्छा, हाँ, 25 से 100 पॉइंट तक की जगह यहाँ से मिल जाएगी अगर ये 3 बजे के पहले 21,900 के नीचे चला गया, रुक गया तो। ओके, ऊपर 22,000 पार ना होगा, हमसे ना हो पाएगा टाइप्स, ऐसी फीलिंग है। ठीक है। क्यों? 2 वजह। एक तो 22,000 के पुट पर 88 लाख शेयर है, ऑलरेडी पुट राइटर वहाँ खड़ा है और फंस गया है 100 पॉइंट नीचे जी। तो जैसे ऊपर आएगा तो पहले तो पुट राइटर अरे भाव आया निकलो। ऊपर से कॉल राइटर है, इससे 1 करोड़ शेयर ज़्यादा, 1,82,00,000 शेयर, वो ऊपर चलने नहीं देंगे इसको। तो आपका अपसाइड पैक हो गया 22,000। ठीक है। डाउन साइड इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,900, जाना नहीं चाहिए। अगर गया तो फिर जगह खुलेगी 21,800 से 875। देखो कोशिश तो कर रखा ना जाऊँ आखिरी 1 घंटे में, बट आज जिस तरह की वॉलेटिलिटी रही, बार बार हरे लाल निशान के बीच में, तो कुछ भी होने में हो सकता है। अपने एक ही काम करना है जी, 21,800 875 की रेंज में आएगा तो थोड़ा लेना है, 22,000 50-75 की रेंज में आएगा तो वहाँ देना है। क्लियर है? 21,900 22,000 आपके 2 गोल पोस्ट है, इसके इधर उधर लेना देना है। ठीक है, क्लियर है। बैंक निफ्टी 46,035 मेक और ब्रेक लेवल यही है। 46,000 के पुट पर है 50 लाख शेयर, कॉल्स पर है 37 लाख शेयर। 3 बजे तक इसको 46,000 के नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर 46,000 के नीचे गया तो मामला 150 पॉइंट की कमजोरी का खुल जाता है, 46,850 तक का, फिर देखेंगे। नहीं तो ऊपर में जगह खुलती है बैंक निफ्टी के लिए आज का हाई वापस टेस्ट करने की, और वो है 46,175 के आसपास का। जा सकता है, इनफैक्ट उससे ऊपर भी जा सकता है। तो 100 पॉइंट नहीं वहाँ नहीं, अच्छा उसके ऊपर भी, इसके ऊपर जा सकता है। सो देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही थी, बताइए। निफ्टी में अपसाइड लिमिटेड है और बैंक निफ्टी में डाउन साइड लिमिटेड है डेटा के हिसाब से। सो बैंक निफ्टी ज़्यादा घटेगा नहीं, बल्कि बैंक निफ्टी में 175 तो पहला है ही है, उसके बाद अगर ज़्यादा जोश खा गया तो ये 325 425 तक भी छलांग मारने की कोशिश कर सकता है। मुश्किल है, आसान नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन अगला जो टारगेट इसका बनेगा 46,225 से 46,425 की रेंज में मल्टीपल रुकावट है, वहाँ जाने का बनेगा। सो अगर तेज़ी करने का मन करे थोड़ा तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी बेहतर ऑप्शन है। आज की बात करो, आज 3:30 तक, और कमजोरी का मन करे तो निफ्टी बेहतर ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बैंक्स पर आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है, ये आपके लिए मूव आ रही है। चलिए बैंक्स पर ये थोड़ा फोकस करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक पर रखिए नज़र, एक्सिस पर रखिए नज़र, इंडसइंड पर रखिए नज़र, ये सारे काउंटर्स आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं, और जो बाकी छोटे बैंक्स हैं वहाँ पर भी आपको एक्शन आ रहा है। सुबह आरबीएल में भी थोड़ा मूव आपको बनते हुए दिख रहा था, आईडीएफसी फर्स्ट में अभी मूव दिखी है, कैनरा बैंक पर अभी सेठी साहब बात कर रहे थे। तो अक्रॉस बैंकिंग नेम्स आपको रखनी है नज़र, थोड़ा एक्शन यहाँ पर बन रहा है। इनफैक्ट 1-2 बैंक निफ्टी के नेम्स और हैं जहाँ पर एक व्यू ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, क्योंकि सारे पिछले 10-15 मिनट में खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक भी इस समय एक्टिव हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एक बार वागले साहब से इस पर राय लेनी थी। वागले साहब जरा देखें, आईसीआईसीआई बैंक डेज हाई पर कोई ट्रेड दिखता है इसमें? दीपांशु, पिछले 3-4 दिनों से मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक ने 1040 के आसपास जो लो बनाया है, 2 या 3 बार टेस्ट किया है, वहां से घुमा है, अभी 1056 है। मैं मार्केट की डायरेक्शन की मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट आईसीआईसीआई बैंक में डेफिनेटली स्ट्रेंथ है। आज के लिए 1065 1066 से 10 रुपए की अपसाइड मूव की मैं बात करूंगा, तो उसके लिए आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा बैठ रहा है, 10 रुपए रिस्क 10 रुपए रिवॉर्ड, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन पोजिशनली आपको लेना है तो यहाँ पे लिया जा सकता है, नीचे आता है ऐड करिए। आपका स्टॉप लॉस 1030 का होना चाहिए, मुझे लगता है सूनर देन लेटर, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते आईसीआईसीआई 1120 से 1150 तक जाना चाहिए।
तो 1120 1150 के लेवल्स आ रहे हैं, इस पर रखनी है आपको नजर। बायोकॉन पर भी रखिए नजर। 0.4% इक्विटी का सौदा हुआ है, लगभग 47 लाख शेयर्स का यहाँ पर आपको सौदा होते हुए दिख रहा है और एक स्पाइक भी आ रहा है इस बड़े ब्लॉक के बाद। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। श्रीकांत जी गुड आफ्टरनून सर। बायोकॉन पर ही आपसे राय लेना चाहूंगा, बड़ा ब्लॉक डील इस पर हुई है अभी सर और स्टॉक में भी एक्शन आते हुए दिख रहा है। एक बार देखें जरा बायोकॉन की चार्ट को। या गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो देखिए बायोकॉन की अगर बात करें तो इनफैक्ट इसके अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट काफी बुलिश दिख रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों में एक बार 320 330 के लेवल्स दिखा सकता है, बट शॉर्ट टर्म में ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि डेलिबरेटली स्टॉक नीचे आ रहा है टू मे बी फॉर दिस ब्लॉक डील और समथिंग। तो कई बार जितनी बार भी ये गिरा है ऊपर से 300 के लेवल्स को रीच करने के बाद तो मल्टीपल टाइम्स वो काफी लेसर वॉल्यूम के साथ वो नीचे आया है और अगर मुझे लगता है आज अगर ये बड़ा ब्लॉक डील अगर हो गया है तो उसके बाद अभी ये स्टॉक वापस से एक बार 300 और फिर उसके बाद 320 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स पे तो मैं दीपांशु कहूंगा काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 267 जो आज के इसके लोज थे उसे एज अ स्टॉप लॉस पकड़ के हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। तो 267 या 265 का स्टॉप लॉस रखें और करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशंस में। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन पर बायोकॉन में भी बिल्कुल 0.4% लंबे समय बाद कोई डंग का ट्रेड होता हुआ दिखा। आइए बढ़ते आगे। BGR एनर्जी, ये है स्टॉक बड़ा एक्शन में, 7 दिनों से लगातार है गिरावट इस स्टॉक में। क्यों है ये गिरावट और क्या कुछ ऐसा कंपनी में चल रहा है, और ये जानना और समझना बेहद इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो वरुण हमारे साथ है BGR एनर्जी को लेकर सारी डिटेल्स। वरुण बताइए क्या हो रहा है। अनिल जी, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है इस कंपनी की। नुकसान कंपनी लगातार करते जा रही थी, ये तो सबको पता था। डिफॉल्ट भी कंपनी करते जा रही थी अपने इंटरेस्ट पे, ये भी सबको पता था। लेकिन नई बात पिछले एक हफ्ते से ये हो रही है कि अब प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचना शुरू कर दिया है। अच्छा। हाँ, इस कंपनी की जो प्रमोटर है शशिकला रघुपति, उन्होंने 21 फरवरी से अब तक लगातार अपनी हिस्सेदारी बेची है। इनके पास करीब 24% के आसपास की हिस्सेदारी थी, उसमें से 20% ये अब तक बेच चुकी हैं, बची है 4%। 21 फरवरी को इन्होंने 2.2% हिस्सा बेचा, 22 को कुछ नहीं बेचा, 23 को फिर 3.3% के आसपास की हिस्सेदारी बेची, 24-25 छुट्टी थी तो बेच नहीं सकी, लेकिन 26 तारीख को फिर 2.5%, 27 तारीख को 60% और 28 तारीख को फिर से इन्होंने 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी जो है इस कंपनी में बेची। यानी कि करीब करीब 20% के आसपास की हिस्सेदारी जो है ये कंपनी बेच चुकी है। जो रघुपति जी है वो इस कंपनी में बेच चुकी है। दरअसल आपको याद होगा 2018 में जब BG रघुपति जी गुजर गए थे, उसके बाद इन्होंने इस कंपनी की कमान संभाली थी। तब से ठीक ठाक हालात थे, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो कंपनी के हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। इनफैक्ट जनवरी तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने करीब 3,223 करोड़ रुपए के आसपास का लोन जो है उस पर डिफॉल्ट किया था, जिसमें से 1476 करोड़ के आसपास का जो है बॉन्ड्स के जरिए था और बाकी इक्विटी के जरिए था। और इसमें सबसे बड़ा एक्सपोजर किसी के ऊपर था तो वो था SBI के ऊपर। करीब 2119 करोड़ रुपए के आसपास का लोन SBI ने दिया था, कैनरा बैंक ने 570, इंडियन बैंक 325 करोड़ रुपए के आसपास का लोन दिया था। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, SBI ने इनको लोन दिया था और BGR होल्डिंग करके जो कंपनी है, जो कि इस कंपनी की प्रमोटर कंपनी है, जिसका इस कंपनी में करीब 51% के आसपास का हिस्सा है, उनका करीब 59% हिस्सा जो है वो गिरवी है। गिरवी किसके पास है? गिरवी भी SBI के पास ही है। तो जो इन्होंने लोन लिया था उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं इन्होंने अपने शेयर जो है वो गिरवी रखे थे। पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऑर्डर जो है वो भी रद्द होते चले गए। जनवरी तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी के 3 ऑर्डर रद्द हुए थे 4,800 करोड़ रुपए के आसपास के। कंपनी के जो की मैनेजर पर्सन है वो भी छोड़ के जाने लगे थे। CFO ने यहाँ पे रिज़ाइन किया, इसके अलावा काफ़ी सारे और लोगों ने रिज़ाइन किया। ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी क्वालिफाइड ओपिनियन दिया गया है और अगले 1 साल में कंपनी गोइंग कंसर्न रह पाएगी कि नहीं उसके ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो खराब खबरों का सिलसिला जो है इस कंपनी के साथ चल रहा था। अब क्योंकि 59% तो आपका SBI के पास ही है, तो या तो SBI, और इन्होंने जो इंटरेस्ट पे डिफॉल्ट भी किया था उसमें SBI का नाम भी था, तो या तो SBI बेच दे या तो कहीं ना कहीं प्रमोटर दिख रहा है ऐसा कि शायद प्रमोटर कहीं ना कहीं अपना स्टेक बेच के कंपनी के जो डेट्स है उसको कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्या कर रहे हैं ये एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 21 तारीख से अब तक अगर आप देखेंगे तो 5 ट्रेडिंग सेशन में 20% की हिस्सेदारी जो है वो शशिकला रघुपति जी जो है वो बेच चुकी हैं। तगड़ी बिकवाली होती हुई दिखी है
प्रोमोटर की तरफ से। जैन साहब कोई टिप्पणी देना चाहेंगे यहाँ पर? बीजी रघुपति साहब जो थे, उनका देहावसान होने के बाद से कंपनी में थोड़ा मामला समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और अब जो उनकी वाइफ है शशिकला रघुपति, उन्होंने पूरी स्टेक बेची। पिछले 5 दिनों में 20% स्टेक मार्केट में बेचना बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए अनिल जी, इसका आईपीओ आया था, बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला था, और ऊपर ये स्टॉक मतलब 800-900 के लेवल्स तक गया हुआ स्टॉक आज देखिए कहाँ है। और अभी रिसेंटली भी जब मिड कैप स्मॉल कैप चलते हैं तो कई हल्की क्वालिटी के स्टॉक्स भी चलने लग जाते हैं, और उनमें से ये स्टॉक भी एक अभी एकदम नीचे के लेवल से बहुत ऊपर चला और फिर एक साथ क्रैक आया है। तो कई बार मुझे मतलब ऐसे, क्योंकि कई जाते हैं, कई बार सेमिनार कॉन्फ्रेंस में भी या क्लाइंट्स भी फोन करते हैं, पूछते हैं, तो मैंने बीजीआर एनर्जी पे राय थी कि आप बैलेंस शीट को देखिए, और 1 मिनट लगता है आजकल बैलेंस शीट देखने में, और जिस तरीके की बैलेंस शीट है, जिस तरीके की ऑपरेशनल लॉसेस है, और जब डेट्स बहुत ज्यादा रहते हैं तो बहुत कॉशियस रहने का वक्त होता है वो। और कई बार ऐसे मार्केट्स में र्यूमर्स आती है या थोड़ी बहुत तेजी की बातें आती है, और हर आदमी को कोई भी नई आइडिया चाहिए और लेने की कोशिश करते हैं। फॉर्चुनेटली अनिल जी, मुझे याद नहीं आता कि कभी भी इसके बारे में कभी कोई पॉजिटिव बात हुई हो। आईपीओ के दौरान जरूर से बहुत बड़ा मूव दिया था और बहुत सक्सेस भी मिली थी, बट अब बिल्कुल भी कई दिनों से बातचीत भी नहीं हुई और कभी भी रडार पे भी नहीं आया। बट यही है कि मैं आगे के लिए सीख की बात करूंगा कि जहां पे भी अगर कोई भी डाउट होता है, बुक वैल्यू नेगेटिव, फंडामेंटल्स नेगेटिव, भले कितनी न्यूज आ जाए, टर्न अराउंड को प्ले करना नॉर्मल इन्वेस्टर्स का काम नहीं है। हमारे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड और बहुत ज्यादा समझते हो उन लोगों के लिए है। बट ओवरऑल वी शुड अवॉइड, एकदम फर्स्ट लुक पे समझ में आता है कि ये कंपनी को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए था, बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और 20 तारीख को, 20 फरवरी को ये स्टॉक 113 के लेवल पर था, वहाँ से आज देखिए 50 रुपये पर है, तो 50% से ज़्यादा की गिरावट पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर पे आ चुके हैं। तो दिखा रहा है कितना बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन इस काउंटर में आपको दिख रहा है। बट उसके सामने बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, ये ज़बरदस्त एक्शन में आपको दिख रहा है। 46,250 को बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया है, डेज हाइपर ट्रेड कर रहा है, 300 पॉइंट की तेजी। अभी आप कह ही रहे थे 175 क्रॉस करने के बाद नई मूव आएगी, बिल्कुल वही हो रही है अभी। और इसलिए बोला कि तेजी करने के लिए बैंक निफ्टी को पकड़िए आप, बैंक निफ्टी पकड़िए, लीडरशिप यहीं से आ रही है। अच्छा मूव है और थोड़ा सा ये रह गया बरकरार, तो मुझे लगता है दीप अगले 2 लेवल में आपको 275 तो आ गया, 46,325, 46,375 और 46,475, ये 3 लेवल है जो आज के लिए ऊपर के 3 लेवल निकल कर आते हैं बैंक निफ्टी के लिए। लॉन्ग पोजीशन को पकड़ के रखिए अभी थोड़ा सा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग शुरुआत हुई है, 2:30 बजे के डेटा का ये फ़ायदा है जहाँ पर आपको, और एकदम सही लेवल पे उस समय 21,900 पर था निफ्टी, मेक और ब्रेक लेवल वही था। वहाँ से देखिए ज़्यादा नहीं दीप, 90 पॉइंट बढ़ा है, 90 पॉइंट बढ़ा है, ये कमाल है डेटा का। 21,900 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1,33,00,000 शेयर का, याद है देखो आई। अब डील बाय डील यहाँ नहीं खरीदना है, अब खरीदना कब है? अगर 22,025 पार करके टिके तो 22-25 1,86,00,000 शेयर 22,000 के कॉल ऑप्शन पे खड़े हैं। जैसे वहाँ सपोर्ट था, यहाँ पे भी माउंट एवरेस्ट खड़ा है पार करने में, तो हमें 22,025 पार होने पर, आज का हाई पार होने पर 22,000 का जो कॉल रेटर है, तब वो बैकफुट पे आएगा, तब आपको खरीदना है फ्रेश। अदरवाइज 22,000 के आसपास नहीं, वहाँ प्रॉफिट बुक करनी। देखो डेटा के हिसाब से खेलो आप, कहाँ डेटा से सपोर्ट है, कहाँ रुकावट है। 100 पॉइंट की गेम इस तरह से आपको खटाखट मिल जाती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 200 उस समय 46,025-50 था, यस 46,250 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में, ये कमाल है। और दिख भी रहा था इसने 46,000 के ऊपर क्रॉस कर लिया इंपॉर्टेंट लेवल को, इसलिए ये मजबूत दिख रहा था और भागा भी जल्दी। गॉट इट, ये आपके लिए पूरा कमाल। और 22-25 ये आपके लिए अगला लेवल निफ्टी पर जहां पर रखनी है नजर। कुछ कॉल्स भी तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। पहले एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं। दिवांशु भाई का स्टॉक अभी रडार पे है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 335 रुपया, 335 रुपया 30 पैसा, 335.30 पैसा अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी तेजी के ट्रेंड में है। स्टॉक में पिछले 5-7 दिनों में ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिला था, लेकिन अभी वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम हो रहा है। आज सुबह से इसने मजबूती पकड़ के रखी हुई है और अभी इसके अंदर मोमेंटम बिल्डअप होना वापस से शुरू हो रहा है। जैसे ही 336, 337 का लेवल निकलेगा तो कल और 2-3 दिनों के अंदर एनटीपीसी के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। मूव का जस्ट अभी शुरुआत है। इस मूव के अंदर स्टॉक यहाँ से ऊपर में 342 रुपए का पहला टारगेट दिखाना चाहिए, 350 रुपए का दूसरा टारगेट दिखाना चाहिए। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे।
स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 328 330 के पास है, तो 330 के स्टॉप लॉस से एनटीपीसी में खरीदारी करें। 342 से लेके 350 तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अभी अभी एक अच्छा स्पाइक भी एनटीपीसी के चार्ट पर आपको आते हुए दिख रहा है, नजर रखिए इस काउंटर पर भी। आइए चलते हैं श्रीकांत जी के पास और उनके लिए भी एक बिगुल बीटीएस डबल टी का। बताएं श्रीकांत जी। तो दीपांशु, मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर कोई बड़ी अगर एक्टिविटी या तो कुछ वॉल्यूम एक्सपेंशन अगर हमें दिखने मिल रहा है, तो वो पूरा टेलीकॉम सेक्टर में काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द आईटी टेलीकॉम कंपनीज आर आउट परफॉर्मिंग टू द रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स। अगर उसी पर्टिकुलर बास्केट से अगर कोई स्टॉक देखें तो मुझे लगता है कि इंडस टावर यहाँ पे हमें फोकस करना है। स्टॉक अराउंड अभी 248 249 के करीब रिबाउंड हो चुका है, लेकिन अगर आप इसके ओवरऑल रिलेटिव परफॉर्मेंस को देखेंगे तो वो काफी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक शायद अपने करंट रेंज को चेंज करते हुए 290 या 300 के लेवल्स को भी वो आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में करंट लेवल से अगर लॉन्ग करते हैं तो 265 से लेकर 270 के लेवल्स नजर आते हैं। करंट लेवल से इंडस टावर को लॉन्ग करना चाहिए। अभी एफएनओ में शायद बैन है, लेकिन अगर कैश में अगर लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाए। स्टॉप लॉस रखे 234 का, टारगेट्स रखे 275 एंड 290 के। इंडस टावर जो आज भी वायदा कारोबार के बैन में है और बैन में ही समाप्ति भी कर देगा, लेकिन एक जगह जहां पर एक्शन भरपूर है वो है इन्वेस्टर्स का लगातार बाजार में जो रुझान होता हुआ दिख रहा है। एक के बाद एक नए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं। एनएससी पर ट्रेड करने वाले, एक्टिवली ट्रेड करने वाले लोगों की संख्या जबरदस्त बढ़ गई है। ये डेटा लेकर आए आशीष लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है सर। एडिशन लाइफ टाइम हाई पर है देश भर में। अगर एक बार मैं जरा वो जैन साहब को अलर्ट कर दूं। बिल्कुल सर। क्या वैसे तो जैन साहब ध्यान से सुनते ही हैं, जब भी सुन रहे होते तब ध्यान से सुनते, कई बार वो नहीं भी सुनते हैं। इसलिए जैन साहब प्लीज पे अटेंशन टू आशीष, सम इंटरेस्टिंग डेटा कमिंग इन। यस आशीष। सर उत्साह मार्केट का काफ़ी बढ़ रहा है। एनएससी ने डेटा निकाल कर बताया कि जैन मंथ में अगर आप देखें तो 23,30,000 जो नए ग्राहक हैं, जो नए निवेशक हैं, 23,30,000 नए 23 लाख राउंड फिगर में 23 लाख नए कस्टमर जुड़े हैं एनएससी के जनवरी में। और सर ये डेटा इंकरेजिंग इसके लिए लगता है कि छोटे शहर जो हैं, जो स्टेट्स पीछे लैग करते थे, पहले जो डेटा निकल कर आता था आपको याद होगा कि सिर्फ महाराष्ट्र गुजरात यही टॉप पे रहते थे। दिल्ली है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स जुड़ते थे। लेकिन अब दूसरे स्टेट्स की तरफ से अगर आप देखें तो जो पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है शानदार है। लेकिन 23 लाख के एडिशन के बाद टोटल जो निवेशकों की रजिस्टर्ड संख्या है ये आप देखिए करीब 8.78 करोड़ होगी, यानी पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 24% की शानदार ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ओवरऑल अगर आप देखें तो मंथ ऑन मंथ आधार पर, यानी अगर आप दिसंबर से कंपेयर करके देखें तो ये आंकड़े में 17% की शानदार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन जो निवेशकों की तरफ से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश सर टॉप पे, यूपी टॉप कर रहा है। 3.5 लाख नए जो निवेशक हैं वो जैन महीने में जुड़ते हुए नजर आए। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो 3,40,000 हैं, गुजरात में 1,84,000 है, राजस्थान की तरफ से भी सर आपका स्टेट है काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है। 1.55 लाख के आसपास का जो है यहाँ पर नए इन्वेस्टर्स की तरफ से एडिशन देखने को मिला है। सर ये तो मैंने आपको थोड़े से वेस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स बताए हैं, लेकिन साउथ के जगह पे अगर आप देखें तो वहाँ पर खासियत ये है कि मंथ ऑन मंथ ग्रोथ बहुत तगड़ी आ रही है। मिसाल के तौर पर कर्नाटक में पिछले मंथ के मुकाबले दिसंबर से लेकर जैन में अगर आप देखें तो 27% ज़्यादा जो है निवेशक वो जुड़े हैं। तेलंगाना में सिमिलर 26% है, वेस्ट बंगाल की बात करें तो 21% है, आंध्र में 19% है, पंजाब में थोड़ी सी अगर आप देखें तो डी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल जो नया एडिशन का डेटा है ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा है और जो स्टेट्स की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, ये डेटा भी काफ़ी एनकरेजिंग है। ओके, उत्तर प्रदेश राजस्थान में तो हिंदी भाषी क्षेत्रों से ज़्यादा जुड़ रहे हैं बहुत। यूपी तो सर टॉप पे 3.5 लाख। ओके, यूपी के टॉप पे होने की वजह तो आप और उन्होंने एक दुबे जी हैं, एक चतुर्वेदी जी हैं और राजस्थान के टॉप होने की वजह से जैन साहब ही हैं, बराबर है। और कौन से राज्य में ज़्यादा जुड़ रहे हैं? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र से भी काफ़ी जुड़े हैं। महाराष्ट्र तो खैर वाघले साहब और सुमित जी, हमारे महाराष्ट्र में तो खैर बहुत लोग हैं हमारे। महाराष्ट्र में तो शुरू से मतलब लीडरशिप है। जैन साहब आपकी विशेष टिप्पणी? देखिए अनिल जी, इसका तो एक अंदाजा वैसे भी लग सकता है जब कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जाए
पब्लिक प्लेस में जाए, कितने लोगों की जो सेल्फी खिंचवाने की संख्या या प्यार देने की जो संख्या जो बढ़ी है, और ये शायद आपसे ज्यादा तो कोई इसको समझेगा नहीं, थोड़ा बहुत हम लोग भी आजकल समझने लगे हैं। बहुत प्यार और जी बिजनेस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, तभी आप देखिए हिंदी भाषी जो जगह है वहां से आया। बट ओवरऑल टू बी ऑन द वेरी सीरियस नोट, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो फाइनेंशियलाइजेशन, दूसरा जो ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स की तरफ जो रुझान बढ़ा, तीसरा एक अवेयरनेस ड्राइव और आईपीओज में जो इन्वेस्टमेंट से जो पैसे बने, तो सारी चीजें हैं। और अभी भी मैं कहता हूं कि बहुत छोटा ये लेवल है अभी भी इंडिया के लिए, अगर एज कंपेयर टू वेस्ट जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग या पैसिव इन्वेस्टिंग, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग इक्विटीज में, वो अभी भी कम है एज कंपेयर टू द अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये तो और बढ़ना है, और मुझे लगता है कि जो यूपी, राजस्थान, ये सब पहले अंडर पेनेट्रेटेड थे, जो एज कंपेयर टू अगर आप महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा अवेयरनेस की पहले से थी। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जहां से मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, वहां पे तो अभी भी कम है, तो वहां पे भी बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है कि इंडिया की भी कई बार इकोनॉमी की बात होती है तो मैं बोलता हूँ अभी तो यूपी, बिहार जो पिछड़े हुए स्टेट्स है पहले के, वो अब डेवलप हो रहे हैं, बाकी तो जो डेवलप्ड है वो तो है ही है। इंडिया में भी अपना बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक तो स्मॉल कैप मिड कैप चले, उसका भी एक रीजन है। सो म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप मिड कैप, आईपीओ, फिर जो नए फिनटेक कंपनीज आई है वो लोग जो अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव वो है। सो ओवरऑल और भी होगा ये ग्रोथ आने वाले दिनों में, एंड मुझे लगता है कि बिल्कुल जो लोग अभी जो इन्वेस्ट करेंगे उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है आगे आने वाले सालों में इंडिया के लिए। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई जैन साहब की तरफ से। और इस बीच बाजार जोर से फिसले भी हैं वापस से, एकदम निफ्टी भी वही दीप वही है, 22,000 के नजदीक पहुंचता है, ऐसे थप्पड़ लगती धड़ाक 50-60 पॉइंट ऐसे एकदम से जोर से गया। इससे ज़्यादा जोर से फिसला है बैंक निफ्टी भी, 46,300 के बेहद करीब पहुंचा ही था बैंक निफ्टी। स्पॉट लेवल पर 46,325 का हाई भी बनाया था, जहां से अपनी प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है एग्जैक्टली वहां पहुंचा और 46,125 आ गया। एक और जो वजह दिख रही है जो बैंक निफ्टी के और निफ्टी के वापस से गिरने की, वो है डाउ फ्यूचर्स लेकर आई है। डाउ फ्यूचर्स लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन कमजोरी का संकेत दे रहा है। 3 सेशन से अमेरिकी बाजार थोड़े ढीले हैं और अभी तेज गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी। 150 पॉइंट अब नीचे डाउ फ्यूचर्स हो चुका है और समझा जा रहा है कि जापान में शायद कहीं कहीं वो आ रहा है कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट अब खत्म हो सकती है, तो वो शायद कहीं मार्केट थोड़ा नेगेटिव पड़ रहा है कि अब जापान जैसा देश अगर ब्याज दरें बढ़ाने लगे, जो माइनस में रखता है ब्याज दरें, माइनस से मतलब आप समझ गए, अगर आप बैंक में ले जाके पैसे देते हैं, बैंक वालों को बोला जी ये लो जी हमारे पैसे रखो डिपॉजिट, आपको ब्याज देना पड़ेगा। करेक्ट, बैंक को आप, हाँ ये सही है, जापान में ऐसा होता है। अब बहुत लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा वहाँ से अपन ले लेके आ जाए यहाँ दे देता हूँ। हाँ इतने आसान होता तो जैन साहब बाकी सब लोग कर ही लेते ना इतने टाइम कब से, है ना। सो इतना इजी नहीं, लेकिन ये जो घट रहा है मार्केट थोड़ा, ये घटने की वजह वहाँ से आती हुई दिख रही है। अब आप देखिए बैंक निफ्टी तेजी से 46,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और निफ्टी अब हरे से लाल निशान, ये है वोलेटिलिटी। इसलिए मैंने आपको बोला भी कि 22,000 के नजदीक अब यहाँ और 46,325 हमारा जो टारगेट था वहीं से निफ्टी बैंक निफ्टी घुमा भी है। तो दोनों ही तरफ ट्रेड बराबर ऊपर नीचे की तरफ होते हुए दिख रहे हैं और उसी हिसाब से आपको ट्रेड में थोड़ा वोलेटिलिटी है और थोड़ा ये ध्यान में रखिए क्योंकि इजी नहीं है काम। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी ऊपर आई है इस कमेंट के बाद, ऊपर आई है 4-5 बेसिस पॉइंट वहां पर मूव आपको आते हुए दिखा है। तो थोड़ा ट्रैक कर रहे हैं हम ये डेटा, और आज इंपॉर्टेंट डेटा भी यूएस से आने वाला है, उनका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा। बग्गा साहब से भी बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे मार्च और मई में तो रेट कट नहीं होने वाला है। तो अब देखते हैं ये जो नया डेवलपमेंट आया है, बैंक ऑफ जापान के एक बोर्ड मेंबर ने कहा है कि शायद नेगेटिव रेट इंटरेस्ट रेट जो उनका चल रहा है -0.1%, इसको खत्म करने का समय आ रहा है। इसका आज शाम को कैसा इम्पैक्ट रहेगा। जापान के बाजार तो खैर बंद ही हो गए थे, 2 घंटे पहले ही बंद हो गए थे, बट थोड़ा बॉन्ड मार्केट में इसका एक्शन आपको जरूर आते हुए दिख रहा है। आइए हमारे बाजारों की बात कर रहे हैं और आज श्रीराम फाइनेंस आपने देखा सुबह से एक्शन में दिखा है, यूपीएल सुबह से एक्शन में दिखा है क्योंकि श्रीराम फाइनेंस की एंट्री हो रही है, यूपीएल की एग्जिट हो रही है, बट इसके साथ साथ और भी काफी सारे बदलाव हो रहे हैं। और इस एंट्री एग्जिट की वजह से कौन से स्टॉक्स में कितनी खरीदारी आएगी जब इंडेक्स रीबैलेंसिंग होगी 1 महीने बाद, कहां पर रखनी है आपको नजर, आइए एक बार वरुण से जाना जाए। वरुण बताइए क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, ऑफ कोर्स कैसी खरीदारी बिकवाली होगी। डेफिनेटली दीप, तो साथ साथ डेट भी याद रखना है हमें कि 27 मार्च की क्लोजिंग से ये लागू होगा, यानी कि 28 मार्च से लागू हो जाएगा। यूपीएल तो बाहर जा रहा है, श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का हिस्सा बनने वाला है, निफ्टी 50 का। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी काफ़ी बदलाव है, जिसमें अडानी पावर, IRCTC, जियो फाइनेंस, PFC, REC यहाँ पे जुड़ रहे हैं। एक्सक्लूजन में अडानी विल्मर, मुथूट फाइनेंस, PI इंडस्ट्रीज,
पीएनजी हाइजीन और श्रीराम फाइनेंस, क्योंकि जाहिर सी बात है निफ्टी में आ रहा है इसके लिए। निफ्टी 500 में करीब 34 इंक्लूजन 34 एक्सक्लूजन है। इसके अलावा निफ्टी ऑटो में बदलाव हुआ है, जहाँ पे सोना BLW और ट्यूब इन्वेस्टमेंट बाहर गए हैं। अपोलो टायर्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, DVR अंदर आया है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एक्सक्लूजन में ओरिएंट इलेक्ट्रिक, रिलैक्स और TTK है। वीगार्ड है। इंक्लूजन में सेंचुरी प्लाई, सेरा, कल्याण ज्वेलर्स, VIP इंडस्ट्रीज है। इंक्लूजन में सेंचुरी प्लाई, सेरा, कल्याण ज्वेलर्स, VIP इंडस्ट्रीज है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में IEX बाहर जा रहा है, IDFC अंदर आ रहा है। FMCG में अगर आप देखेंगे तो इमामी एक्सक्लूड हो रहा है, बलरामपुर चीनी अंदर आ रहा है। वहीं फार्मा में भी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा और फाइजर बाहर जा रहे हैं। इंक्लूजन JB केमिकल, माइंडकाइंड फार्मा का हो रहा है। जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ है वो भी आप याद रखिएगा, बैंक निफ्टी, PSU प्राइवेट बैंक्स, निफ्टी IT, निफ्टी मेटल और ऑयल एंड गैस, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब ये जो बदलाव किए गए हैं उसके चलते सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज अगर कहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है श्रीराम फाइनेंस में आएंगे, क्योंकि निफ्टी 50 का हिस्सा बन रहा है। नेट अगर आप देखेंगे तो 16.5 करोड़ रुपए के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं। जियो फाइनेंस में 740, PFC में 400 करोड़, REC में 375 करोड़ के आसपास, अदानी पावर में भी इतना ही, IRFC में करीब 190 करोड़ के इन्फ्लोज आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा आउटफ्लोज UPL से होंगे 830 करोड़, PI इंडस्ट्रीज 265, PNG हाइजीन, मुथूट फाइनेंस 125 करोड़ रुपए के आसपास, अदानी विल्मर करीब 58 करोड़ रुपीज़ के आसपास के आउटफ्लो हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा इनफ्लो श्रीराम फाइनेंस, सबसे बड़ा आउटफ्लो UPL 830 करोड़, श्रीराम फाइनेंस 1650 करोड़। तो मार्च के एंड में आप इन सभी स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, सभी स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। एंड ऑफ कोर्स श्रीराम फाइनेंस पर तो हम एक्शन बनते हुए देख ही रहे हैं। निफ्टी में एंट्री के लिए हो रहा है ये काउंटर तैयार। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, बिगुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 4940, 4945, 4940, 4945 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया के अंदर पिछले 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। स्टॉक एक गिरावट के बाद बाउंस बैक के संकेत दिखा रहा है। ब्रिटानिया पे यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग अभी होल्ड करें। स्टॉक के अंदर जस्ट लोअर लेवल से रिबाउंड के सिग्नल आ रहे हैं, तो स्टॉक यहाँ से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी दे रहा है और एक अच्छा जंप यहाँ से ऊपर की तरफ का दिखाना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 4870, 4875 के पास है, तो 4875 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ब्रिटानिया में खरीदारी करें। 5000 का लेवल जैसे ही ब्रिटानिया में निकलेगा तो उसे मोमेंटम ऊपर का बनेगा और 5050 और 5100 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करें ब्रिटानिया। 50 और 5100 ये हैं आपके लिए 2 टारगेट, खरीदारी करनी है ब्रिटानिया में। ये है सुमित जी की तरफ से राय आती हुई। इस समय स्टॉक में भी एक्शन दिख रहा है। कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स में आपको थोड़ा एक्शन दिख ही रहा है, बट एक स्टॉक जो सुबह से भाग रहा है, बर्जर पेंट, आज सुबह भी हमने बात करी थी तब 2-2.5% ऊपर था, अब 7% ऊपर आपको बर्जर पेंट दिख रहा है। जबरदस्त ब्रेकआउट इस काउंटर में आया, 600 का लेवल टच करने को ये स्टॉक तैयार हो रहा है। एक बार श्रीकांत जी से जरा बर्जर पेंट्स पर राय लेते हैं। श्रीकांत जी, भारी पिटाई हुई थी इसकी रिसेंटली ग्रासिम के पेंट बिजनेस में एंट्री के बाद, बट आज जबरदस्त रिवाइवल है, ऑलमोस्ट रीसेंट लॉसेस रिकवर करते हुए दिख रहा है। 600 पर बर्जर पेंट्स पर क्या राय बनती है सर? बिल्कुल। तो दीपांशु, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो काफी क्लियरली एक बात समझ में आती है कि इसने काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया था और उस कंसोलिडेशन के बाद अभी इवेंचुअली वापस ये स्टॉक अपने अपर बाउंड्री के काफी नजदीक आ रहा है। तो जो एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बनाया था उसकी जो अपर बाउंड्री है वो तकरीबन 610 के करीब है। तो इन लेवल से 610 के करीब ये जा सकता है, लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी ने बताया कि 22,000 पे जैसे ही जाता है निफ्टी एक थप्पड़ बढ़ती है, वैसे इसको भी शायद थप्पड़ पड़ सकती है। लेकिन अगर 610 के लेवल्स को अगर इसने क्रॉस कर लिया तो फिर हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 10% और बढ़ सकता है, 660 670 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। हायर लेवल्स में मुझे लगता है कि एक बार मुनाफा वसूलें और 610 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट कर ले तभी जाके इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। ओके, तो ये है आपके लिए बर्जर पेंट्स पर आया। आइए अनुराग ठाकुर भी बात कर रहे हैं कैबिनेट की बैठक के बाद, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। आपको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को लॉन्च किया था। अब इसके थोड़ा सा मैं इसको विस्तार में आपको इसलिए बताना चाहता हूं, इससे करोड़ों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। परिवार के लिए 2 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट
और उसकी बेंचमार्क कॉस्ट का 60% उनको सब्सिडी मिलेगी, जो भारत सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। और 2 किलोवाट के बाद जो अगला 1 किलोवाट वो और लगवाना चाहता है, उसकी कॉस्ट पर 40% की सब्सिडी ये भी भारत सरकार देगी। इस प्रकार से 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्लांट पर जो लगभग 1,45,000 रुपए की लागत आएगी, उसमें 78,000 रुपया 78,000 रुपीज की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। इससे अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर भी 3 किलोवाट की क्षमता के देय यानी कि सब्सिडी यानी कि लगभग 78,000 रुपया उन परिवारों को मिलेगी। अब इस योजना का आसानी से लाभ मिल सके, इसके लिए एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो घरों के जो रेजिडेंट कंज्यूमर्स हैं वो इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और अपनी चॉइस का वेंडर और रूफटॉप सोलर के मेक का यानी कि उसका निर्माता कौन है उसका चयन कर सकेंगे। फिर वेंडर द्वारा जो रूफटॉप सोलर के इंस्टॉलेशन के बाद डिस्कॉम्स के द्वारा नेट मीटरिंग का इंस्टॉलेशन किया जाएगा और इसका प्रमाण और सर्टिफिकेट जो है वो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद भारत सरकार के द्वारा सीधा डीबीटी के माध्यम से उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी डाल दी जाएगी। जो बाकी राशि है, अब 1,45,000 रुपये लगेगा, 78,000 रुपये भारत सरकार ने सब्सिडी दे दी, तो बाकी कहां से आएगा? बाकी के लिए भी भारत सरकार ने बैंक से उसका प्रावधान करवाया है और उसमें भी जो आपका रेपो रेट है उसके ऊपर भी केवल 0.5% ही वो चार्ज कर सकते हैं, इससे ज्यादा ब्याज नहीं चार्ज किया जाएगा। तो इसको और कॉस्ट इफेक्टिव और लाभकारी बनाने के लिए भारत सरकार ने ये भी की। ओके, तो ये है आपके लिए अनुराग ठाकुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती हुई दिख रही है। सूर्योदय योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और हमने देखा थोड़ी देर पहले पावर स्टॉक्स में एक बढ़िया मोमेंटम भी आया था। सुमित जी अभी थोड़ी देर पहले एनटीपीसी की बात भी कर रहे थे। एक्शन भरपूर है। है। जय ठक्कर भी तैयार है बिगुल उनके लिए। बिल्कुल कैश का ऑप्शन। जय जी बताइए जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी गुड आफ्टरनून। नहीं हेलो नहीं ओनली या तो ओनली आफ्टरनून या फिर थोड़ा ज्यादा लगा रहा गुड लगा दो, बाकी वेरी जैसा वेरी तो नहीं है आज। नो वी डोंट एग्री। क्या वेरी गुड आफ्टरनून क्यों भाई? अनिल जी आज मौके दोनों तरफ के सभी को मिल रहे हैं। आई मीन पुट साइड पर भी कॉल साइड पर भी अगर आप इसलिए अच्छी हाँ तो अनिल जी ट्रेडर्स मार्केट रहा है ओवरऑल। ओके डन, बाजू का मूव एग्री। फिर ठीक है बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून जी अनिल जी। अनिल जी मैं पोजिशनल पर्सपेक्टिव एक व्यू देना चाहूंगा निफ्टी पर, और मेरा ये व्यू है कि अनिल जी 22,100 के जो लेवल्स है अब निफ्टी पर एक क्लियर रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है। आई मीन 22,100 के आसपास निफ्टी संभल नहीं रहा है। आई मीन वो अगर होल्ड आउट कर जाता है तो हम मान सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल है, अदरवाइज एक डाउन साइड पे कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। हालांकि 21,800 के आसपास मैं मानता हूँ सपोर्ट है, बट नो पोजिशनल पर्सपेक्टिव में कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ी वीकनेस मुझे नजर आ रही है, इसीलिए 21,800 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन में रेकमेंड करूंगा। यहाँ पे निफ्टी का 7 मार्च की एक्सपायरी का आपको मिलेगा 82 रुपीज पर, 82 पर खरीदे इसको। एंड अनिल जी यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होना चाहिए दैट कैन बी प्लेस्ड एट 42, सो 82 पर खरीदे, 42 का स्टॉप लॉस बनता है। टारगेट ऊपर में 125 का पहला रहेगा, 147 का दूसरा रहेगा, सो 125 147 ये दो टारगेट्स के लिए आपको 82 रुपीज पर खरीदना है। 21,800 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 7 मार्च की एक्सपायरी का। मेरा ये व्यू है जी 22,000 से 22,100 की रेंज नहीं निकलती तब तक लॉन्ग साइड पर व्यू बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से कैश का ऑप्शन आते हुए निफ्टी पर 21,800 की कॉल आपको खरीद कर चलनी है, ये भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। माफ कीजिए पुट माफ कीजिएगा, सॉरी अरे भाई पुट है 7 मार्च की, माफ कीजिए जी पुट ले रहे हैं 7 मार्च वाली है ना जय? जी 21,800 मतलब जय तो जय सैटरडे को आप है कि नहीं है? हाँ जी अनिल जी हूँ, मैं सैटरडे को हूँ। अच्छा ओके, 5% का सर्किट फिल्टर है उस दिन, पता है ना आपको? अनिल जी उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं निफ्टी की बात नहीं, निफ्टी पे नहीं दूसरों पे
स्टॉक्स पे स्टॉक्स पे अनिल जी बताया आपने, आज मॉर्निंग में अनिल जी बताया कि सर स्टॉक्स पे मैं सुन रहा था अनिल जी आज। मुझे ऐसा लग रहा है अभी आजकल है ना, ये इस मामले में है ना जय आशीष से आगे निकल गए। हाँ, यस, हाँ, ट्रैक तो कर रहे हैं एवरीथिंग, बिल्कुल सब पता रहता है उनको, कब कब क्या क्या है। क्यों जैन साहब? बिल्कुल बिल्कुल, जब से नए अवतार में आए हैं, नए रोल में आए हैं और सक्रिय हो गए हैं जय जी। ठीक है, कनेक्टिविटी की वजह से इनका गला भी ठीक हो गया है। ठीक है, लाइट वाइट बराबर एकदम चेहरे पे चमकते हुए आती है। सो पहले से काफी कुछ बेटर चेंजेस दिख रहे हैं। यस, नाइस, थैंक यू अनिल जी, एफर्ट्स डालिए काफी। ऐसे नहीं है, क्या क्या एफर्ट डाले, अच्छा बताओ। अनिल जी जैसे मैं कहूँगा कि लाइट्स के लिए मैंने एक मुझे पीसीआर ने कहा था एक रिंग लाइट अगर आप ले लेते हैं तो वो जो डार्क दिखता है वो नहीं दिखेगा, तो रिंग लाइट अनिल जी ले ली। कनेक्टिविटी के लिए कहा तो अनिल जी कनेक्टिविटी के लिए डोंगल अनिल जी चेंज कर दिया। तो ये सारे इश्यूज थे। वॉइस के लिए अनिल जी किया नहीं कुछ, मुझे उसके लिए कुछ कहा नहीं। पीसीआर ने तो माइक वही का वही है, कनेक्टिविटी और लाइट ये दो चीज अनिल जी चेंज। जो दूसरों में बदलाव करने थे वो आपने सारे किए, खुद में कुछ भी नहीं किया। बस खाली हमारे पीसीआर का कहना है कि बस फ्रेम आप सेंटर वाली बना दिया करें, बस बीचों बीच में। कभी जय इधर निकल जाते हैं, कभी उधर साथ, बट ठीक है जय, मजा आता है, ऐसा कोई नहीं। ओके, तो जय की तरफ से निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की राय, 21,800 का पुट खरीदें आप, ये है आपके लिए। बिल्कुल, आइए बात करते हैं कुछ और एक्शन की भी जो बाजार में है। हॉस्पिटल स्टॉक्स पर हमने वीकनेस देखी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो महंगे इलाज हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने के लिए तैयार है। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करी है सुप्रीम कोर्ट ने, एक तरह से एडवांस वार्निंग दी है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या है इसके पूरा इम्पैक्ट, आइए कुशल के साथ जानते हैं। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर जो एक एनजीओ है उनकी तरफ से पीआईएल फाइल किया गया था कि भाई जो स्टैंडर्डाइजेशन रेट्स होने चाहिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स के, वो देश में नहीं होते हुए दिखे हैं और उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक वार्निंग दे दी है, जिसमें अस्पतालों में 14 साल से जो बना हुआ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रूल्स है उसके स्टैंडर्ड रेट्स जो है लागू करने को इन्होंने कहा है। अब यहाँ पर नियम अगर नहीं लागू होते हैं तो उसके बाद जो पीएल के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज के स्टैंडर्ड रेट्स हैं वो लगाने पर ये विचार करते हुए दिख सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में से सपोज अगर एक कैटरैक्ट सर्जरी करनी है तो 10,000 रुपये उसके अगर लगते हैं, तो प्राइवेट फैसिलिटी में उसी की कीमत, उसी ट्रीटमेंट की कीमत 30,000 से लेकर 1,40,000 तक भी जाती हुई नजर आती है। तो ट्रीटमेंट की बहुत ही अलग अलग लेवल पे कॉस्टिंग हो रही है स्टेट लेवल्स पर, और इस पर राज्य सरकार ने ये कहा है कि हमने कई बारी चिट्ठियां लिखी हैं राज्य सरकारों को। इनफैक्ट केंद्र सरकार ने ये कहा है कि राज्य सरकार को उन्होंने कई बारी रिटन रिक्वेस्ट भी भेजी है, बट उसका अभी तक उनको कोई जवाब नहीं मिला है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेल्थ केयर जो है हर एक नागरिक के लिए एक फंडामेंटल राइट्स है और ये केंद्र सरकार को इंश्योर करना होगा कि ये राइट उनको मिले। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगले 1 महीने में सभी राज्यों के जो हेल्थ सेक्रेटरीज है उनके साथ मिलकर एक स्टैंडर्ड रेट्स के लिए नोटिफिकेशन सुनिश्चित करने को उन्होंने ये चीज़ कही है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑफ कोर्स इसका जो इम्पैक्ट है आगे चलकर जो सीजीएसएस के स्टैंडर्ड रेट्स है वो आगे पूरे देश में हो सकता है कि लागू कर दिए जाए। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अब अपना आगे चलकर एक्शन ले सकता है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स है आज काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो एक बड़ा कट आ रहा है। जैन साहब एक बार आपसे भी राय लेना चाहूँगा, आप भी इस स्पेस को ट्रैक करते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑब्जर्वेशन है कि जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स कुछ भी चार्जेस लगा रहे हैं छोटी सर्जरी के लिए, बड़े ऑपरेशंस के लिए भी, अगर जल्द सरकार पर इस पर स्टैंडर्डाइज पॉलिसी नहीं लाई तो फिर सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पब्लिक हॉस्पिटल सेम रेट्स पर यही कामकाज करने को आदेश दे सकता है। कैसे देखें सर इस डेवलपमेंट को? देखिए, ये बात तो अच्छी है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार और सब लोग इतना हम लोग सोचते हैं, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कुछ ना कुछ फिर वापस से रास्ते निकल जाते हैं कि दूसरी तरीके से आप चार्ट कर ले, तो कभी रूम्स के माध्यम से या कोई भी चीज से, क्योंकि ये मोतियाबिंद या ये सारी जो भी कई बीमारियां हैं, इतना वेरिएशंस है। और फिर कई स्कीम स्टेट गवर्नमेंट्स भी चलाती है, बट वहां पे ट्रीटमेंट का, इनफैक्ट देखिए ये चीज लाना एक अलग बात है, बाद में क्वालिटी इंश्योर करना बड़ी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जो बहुत महंगे होते हैं, जहाँ पे चीजें महंगी होती है, वो अगर सस्ती चीज करे, और जो जहाँ पे सस्ती होती है वहां पे अगर आपको क्वालिटी नहीं मिले
तो कोई भी चीज का कोई फायदा नहीं होता। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार की स्कीम्स है इन सब में कहीं ना कहीं क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन पे, क्योंकि समाव ऐसे देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि कई बार ये चीजें नहीं हो रही है। बट ओवरऑल हॉस्पिटल स्टॉक्स पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा और आगे भी पड़ सकता है। और एक और चीज कह दूं, ये पूरा सेक्टर बहुत ही हाईली वैल्यूड है, मतलब मैं काफी वैल्यूएशंस महंगे लगते हैं मुझे। अगर आप बाकी कल भी मेरी बात हो रही चैनल पे अपनी जब बात हो रही थी तो मैंने जो दूसरा एक मैक्स हेल्थ केयर है उसके बारे में बात हो रही थी, या अपोलो हॉस्पिटल्स है, ये सब बहुत महंगे वैल्यूएशंस पे है। तो थोड़ा हो सकता है कि वैल्यूएशंस थोड़ी फ्रॉड जो कम हो जाए इस पर्टिकुलर न्यूज की वजह से। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे समहाउ ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। शॉर्ट टर्म में देखते हैं क्या रिएक्शंस आता है, बट फिर भी इसके ऊपर जुडिशियसली और प्रैग्मेटिकली ही कुछ करेगी, ऐसा मेरा मानना है गवर्नमेंट है। आपके लिए हॉस्पिटल स्टॉक्स पर एक बड़ा इम्पैक्ट इस समय आते हुए दिख रहा है। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए भी सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। देवांशु, बाय का स्टॉक है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 426 रुपए, 427 रुपए 50 पैसे के आसपास। 426, 427.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है आईजीएल। आईजीएल के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। पिछले 7-8 गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब इसने रिकवरी का संकेत दिखाया है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी फॉर्म हुई है और कल का हाई भी जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है। तो आईजीएल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा और जिन्होंने ले रखा है वो लोग अभी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 416 रुपए, 418 रुपए के पास है। तो 418 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आईजीएल में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 436 पहला टारगेट होगा, 445 दूसरा टारगेट होगा। 436 से 445 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें आईजीएल। आईजीएल इस पर आपको रखनी है नजर। एक जो अभी इंपॉर्टेंट खबर है जो अनुराग ठाकुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आ रहा है, रूफटॉप सोलर के लिए सस्ती ब्याज दर पर भी लोन दिया जाएगा। अभी जो उन्होंने कहा 1 करोड़ घर पर रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, 2 किलोवाट तक 60% सब्सिडी मिलेगी। बट रूफटॉप सोलर के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। इसके लिए जो केवल रेपो रेट यानी जो बैंक जो रेट चार्ज कर रहा है उसके ऊपर ½ % का ही आप ब्याज जोड़कर लगा सकते हैं। तो रेपो रेट के ऊपर ½% ब्याज दर रखी जाएगी और उससे ज़्यादा रेट पर आप लैंड भी नहीं कर सकते हैं जहाँ तक रूफटॉप सोलर की इंस्टॉलेशन की बात है। अनिल जी एक बार जरा इस खबर का इम्पैक्ट समझना चाहेंगे सर, या देखना चाहेंगे क्या इम्पैक्ट आता है कि जो बैंक रेट दे रहा है उस पर सिर्फ ½ % का स्प्रेड आप लगा सकते हैं और उसी पर ब्याज देना पड़ेगा। फेस ऑफ इट आरईसी पीएफसी के लिए नेगेटिव खबर है, राइट? क्योंकि जब खबर आई थी तब ये था कि आरईसी और पीएफसी के लिए एक बड़ा बिजनेस खुलेगा, एडा के लिए बड़ा बिजनेस खुलेगा जब ये इन सारे घरों के लिए जो रूफटॉप सोलर लगेंगे 1 करोड़ घरों पे, उनके लिए फाइनेंसिंग कर पाएंगे, करेक्ट? अब फाइनेंसिंग तो करेंगे लेकिन ये बोला कि रेपो रेट पे ½ % ऊपर, राइट? अब एक्चुअली जहाँ तक मेरी समझ है आरईसी पीएफसी मार्केट में जब पैसा लेने जाते हैं जो इनका रॉ मटेरियल है, राइट, है ना, जो उधार लेते हैं वो इनका रॉ मटेरियल, वो खुद ही 2% ऊपर लेते हैं। हाँ, तो उनके लिए तो फिर नुकसान हो गया। तो नुकसान में कौन काम करेगा? वही तो। हाँ, तो या तो इनके लिए बिजनेस है नहीं, करेक्ट? क्या भाई अगर आपको ½ % ऊपर ही देना है रेपो रेट पे, ये देखो इन्होंने रेपो रेट लिखा है क्लियर कट, यस रेपो रेट का, तो रेपो रेट के ½ % ऊपर तो खुद को ही नहीं मिलता, कोई नहीं मिलेगा, तो पैसा देगा कौन? एग्जैक्टली। अच्छा समझो मान लिया कि गवर्नमेंट ही कहता है कि भाई हम आपको रेपो रेट पे दे देंगे, वैसा होना नहीं है, तो भी ½ % के स्प्रेड में क्या कमाओगे, राइट? तीसरी चीज, अगर समझो मान लो आपने ½ % ऊपर ही दिया, बीच की अगर 1.5%, 2%, 2.5% की आपकी जो कॉस्ट जो आपको कम मिल रही है वो कहाँ से आएगी? या तो आप नुकसान में करो, जो ये करेंगे नहीं, नुकसान में कौन करना चाहता बिजनेस, या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी दे, तो फिर वही सब्सिडी मतलब ये है कि लाओ, कब दोगे, कितनी दोगे, कैसे दोगे। सो आई थिंक जो हम सोचे थे, अगर मैं सही इसको समझ रहा हूँ तो ये कि जब हम सोचे थे कि पीएफसी आरईसी इरडा के लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है, इनके लिए लैंडिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, वैसा दिख नहीं रहा थी। ये जो इन्होंने इनको उधार देने की जो प्राइस फिक्स कर दिया ना, इनके मार्जिन कहाँ से आएंगे भाई? कहाँ से आएंगे, करेक्ट? निम्स पर इम्पैक्ट है डायरेक्ट। देखो ये इन कंपनियों के लिए अच्छी है जो रूफटॉप वगैरह ये सोलर रूफटॉप बना रहे हैं, उनके लिए तो बढ़िया है, करेक्ट? अगर सस्ता पैसा मिल जाए, कम ब्याज पे मिल जाए तो लोग ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन देगा कौन?
देगा कौन? सवाल है। बैंक रेपो रेट के आधा % ऊपर तो बैंक को, रेपो रेट पे तो बैंक को ही नहीं मिलता पैसा, रिवर्स रेपो पे मिलता है। करेक्ट। है ना? तो आएगा कैसे काम? करेक्ट। बताइए वरुण जी, आपका तो सेक्टर है। था कि इनकी एवरेज जो रेट्स देते हैं ये कितना से कितना तक के बीच में रहता है, तो हर एक प्रोजेक्ट का अलग होता है। और मिनिमम मैं देख रहा था कि 8.5% के आसपास था और वहां से लेके 11% के आसपास ये रेंज है। 11% की रेंज में ये उधार देते हैं। ये उधार देते हैं। अभी रेपो रेट आपकी 6% के आसपास चल रही है। 6.25 6.25 6.5 हाँ। सो वहाँ से वही 2% का फर्क है ना, मैं वही बोला 2% हो। तो ये तो नॉन स्टार्टर हो जाएगा REC PFC के लिए। कोशिश करो मैनेजमेंट को बुला के बात करके देखते हैं, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट तो ये थोड़ा मामला मुझे ढीला सा लग रहा है। जैन साहब कोई इनसाइट विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे अगर आप इसे समझे हो तो? बिल्कुल समझ रहा था। वो जब स्पीच दिए थे तो ये पर्टिकुलर जो चीज थी ये कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया, और जो कंपनियां बनाने वाली कंपनियां उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। बट अगेन देखिए, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और अगर पूरे सेक्टर के लिए कोई चीज नेगेटिव होती है तो हो सकता है कि इसके ऊपर फाइनर पॉइंट्स और आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि REC PFC IREDA और ये जो कंपनियां अगर ये सिर्फ इतने से मार्जिन पे करेंगे, इनकी भी एक NIM होती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, और जो ओपेक्स है इन सब का अगर नहीं निकलेगा तो ये लोग भी नहीं देंगे। और जब ये नहीं देंगे तो सर्टेनली गवर्नमेंट जो इतनी बड़ी पॉलिसी लेके आई है तो इस पे कुछ ना कुछ रीलुक करके हो सकता है कि इनको भी सबवेंशन दिया जाए या इनको फर्दर सब्सिडाइज करे। जैसे अगर हाउसिंग फाइनेंस में देखते हैं NHB और ये सब के थ्रू कुछ होता तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा। सो लेट्स सी, वी शुड वेट फॉर सम मोर फाइनर पॉइंट्स, क्योंकि अगर ये चीज होती तो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी चल रही है REC PFC उस हिसाब से नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो, मे बी कल फाइनल पॉइंट्स आए उसके बाद और रिएक्ट कर जाए, बट कुछ ना कुछ और आने को है, क्योंकि इतने कम मार्जिन पे कोई भी NBFC या कोई भी फाइनेंस कंपनी वैसे सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो ये तो बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। PFC REC IREDA इन काउंटर्स पर रखेंगे नज़र, देखते हैं इस पर क्लैरिटी अगर आती है सरकार की तरफ से। बट बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है पावर लेंडर्स के लिए। थोड़ी इस पर क्लैरिटी और लेने की हम कोशिश करेंगे। आइए 3:20 लेते हैं मार्केट स्टार्ट। अनिल जी बताएं सर, इस समय अमेरिकी फ्यूचर्स भी प्रेशर में ही दिख रहे हैं। करीब डाउ फ्यूचर्स पर आप देख रहे हैं 125 अंकों की गिरावट है, 150 अंक नीचे थे, हल्की रिकवरी हुई है। बट नास्डैक फ्यूचर्स पर प्रेशर अभी बरकरार है, 50 पॉइंट नीचे आपको दिख रहे हैं। यूरोप में कोई परेशानी नहीं है, कच्चे तेल में कोई परेशानी नहीं है, रुपए में कोई परेशानी नहीं है। आज उनका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आएगा, उस पर हमारी नज़र है। क्या करके जाना है सर? दीप देखो, करना तो कुछ भी नहीं है। फिर से आप देखो 22,000 के ऊपर आया है, आज डे हाई पर आ गया। अभी देखो बात करते हैं 21 एकदम से जोर से वापस आपका झटका लगा है। कहाँ भी 46,000 के नीचे था बैंक निफ्टी, और कहाँ 21,900 के आसपास निफ्टी था। वापस 700 पॉइंट ऐसे खड़ा हो गया। देखो ये ऐसा ही है मामला, इतनी वॉलेटिलिटी है और ये एक्सपायरी की है। तो आज दिमाग मत लगाइए, दीप कुछ मत करिए, नई पोजीशन कोई नहीं बनानी, जो होगा कल देखा जाएगा। न लॉन्ग बनाना है न शॉर्ट बनाना है। जो आप जितनी कम कर सकते हैं लॉन्ग कम कर सकते हैं, लॉन्ग कम करिए, शॉर्ट कम कर सकते हैं कम करिए। आज नई सीरीज के डेटा देखेंगे, उसके बाद कल डिसाइड करेंगे करना क्या है। दैट्स इट, ज़्यादा ज्ञान नहीं, बस हो गया इतना ही। नो नथिंग न्यू। ये वॉलेटिलिटी देखो 150 पॉइंट ऐसे बढ़ा, ये देखो भाई पूरे दिन भर सो रहे थे क्या? जो ये पिछले 4 मिनट में जो लेने आए एकदम जोर से, तो पिछले 4 घंटे सो रहे थे आप। करेक्ट है, एग्जैक्टली बिल्कुल। छोटी काट लेते थे भाई, दिन भर था ना पूरा 9:15 बजे से मार्केट। ये एक्सपायरी के गेम है जो होते रहते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा डोंट रीड टू मच, सो डोंट डू एनीथिंग, स्टे अवे। स्टे अवे, यस ओके चलिए स्टे अवे, ये आपके लिए बात आ रही है। बाय द वे टाटा ग्रुप के लिए अच्छी खबर है, जो उनका प्लांट है सेमीकंडक्टर प्लांट का, उसको मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। धुलेरा में ये प्लांट आने वाला है, इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। खैर पहले बाजार को इंडिकेशन था कि ये होने वाला है, बट अच्छी खबर आपको आती दिखती है। सेमीकंडक्टर प्लांट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, इस पर रखनी है आपको नजर। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 368 रुपए, 370 रुपए, 368, 370 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है GSPL। GSPL के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक में खरीदारी करें। कल का परसों का हाई जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अच्छा जंप, अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए।
GSPL में जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 356 रुपए 357 रुपए के पास है, तो 356 के स्टॉप लॉस से GSPL में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 385 रुपए का, दूसरा टारगेट 390 रुपए का। खरीदारी करें GSPL। ओके, तो GSPL पर करें खरीदारी। स्टॉक में भी स्पाइक आ रहा है, डेज हाई पर ये काउंटर ट्रेड करते हुए आपको दिख रहा है। स्टॉक्स रोटेट कर रहे हैं इस समय और क्लोजिंग से पहले एक अच्छी मूव आ रही है। लग रहा है कि एक अच्छे लेवल पर बाजार क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। बर्जर पेंट्स 10% के अपर सर्किट पर है इस समय। जबरदस्त एक्शन है बर्जर पेंट्स। भाई साहब कैश और फ्यूचर का फर्क देखो आप। मार्च फ्यूचर्स करीब 50 रुपए के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब कोई शॉर्ट हो गया है भाई साहब, जबरदस्त वाला शॉर्ट हो गया, समझ नहीं आ रहा है। एक बार मार्च फ्यूचर्स और बर्जर पेंट्स कैश दिखाइए। फरवरी फ्यूचर्स से 10% के सर्किट पर है, मार्च फ्यूचर्स बर्जर पेंट्स के, और साथ ही जो कैश का प्राइस है वो दिखाइए। ये देखिए अब तो 60 रुपए का डिस्काउंट हो गया और वाइड हो गया यहाँ पर डिस्काउंट आपके लिए। ये है आपके लिए बर्जर पेंट्स मार्च फ्यूचर्स 555 पे, और जो बर्जर पेंट स्पॉट के लेवल्स हैं वो 615 पर आपको मूव करते हुए इस समय दिख रहे हैं। तो बड़े डिस्काउंट पर मार्च फ्यूचर्स इस समय इसके ट्रेड कर रहे हैं। देखते हैं अगर कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, बट बड़ा डिस्काउंट है इस समय मार्च फ्यूचर्स और कैश के प्राइसेस में। नॉनदलेस आज के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुए हैं वो फिलहाल 10% के अपर सर्किट पर आपको दिखेंगे। जाते जाते कुछ और स्टॉक्स में भी आपको एक्शन आ रहा है। GSPL की अभी सुमित जी ने बात करी, चंबल फर्टिलाइजर में भी एक मूव आ रही है, 2.5% की मूव चंबल फर्टिलाइजर के चार्ट में भी आपको दिख रही है। सुमित जी एक बार चंबल फर्टिलाइजर भी देखें, बड़ा एक्शन इसमें बन रहा है सर। इसके अंदर भी लोअर लेवल से रिबाउंड आया है, लेकिन अभी तक फ्रेश तेजी के लिए स्टॉक को 355 356 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। बट नो डाउट लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिला है। स्टॉक में करेक्शन अभी और देखने को मिलेगा नहीं जब तक नीचे में 340 345 लेवल नहीं टूटेंगे। ये लेवल सपोर्ट रिस्पेक्ट करना चाहिए और यहाँ से जंप ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। कंफर्मेशन देखने को मिलेगा जब एक बार 355 357 का लेवल ऊपर में ब्रेक होगा। 355 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 365 से 375 तक का मूव अगले हफ्ते में चंबल में देखने को मिल सकता है। होल्ड करें जिन्होंने ले रखा है, 355 के बाद फ्रेश खरीदारी करें। ओके, तो ये रहा है आपके लिए चंबल में। इसमें दो स्टॉक है जिस पर फोकस करिए। पहला है न्यूजेन सॉफ्टवेयर, जो अभी भी सेठी साहब ने आपको 803 रुपये में खरीदारी करने की राय दी थी, 835 का टारगेट। माय गॉड, सेठी साहब कमाल ही करते, इतना छोटा टारगेट दिया। 835 855 क्या गजब दौड़ लगाया सेठी साहब को, बहुत बहुत बधाई। शानदार एक्शन होता हुआ दिखा। दूसरा स्टॉक है जोमेटो, सिर्फ 5% ऊपर है। ये बुर्ज खलीफा बनाने की तैयारी में लग रहा है। देखिए जरा जोमेटो का स्पाइक एकदम वर्टिकल स्पाइक है। वाओ, क्या चल रहा है इसमें? वाओ की तरफ भाग रहा है। वाओ की तरफ भाग रहा है, बिल्कुल। जोमेटो। बंसल जी विशेष टिप्पणी जोमेटो पर, और उसके बाद न्यूजेन पर मैं जरा जैन साहब की टिप्पणी लूं। अनिल जी, टिप्पणी यही है कि कल का मेरा ये पिक ऑफ द डे था और टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, इसका मिस नहीं करना चाहिए। और एक चीज पहले भी बोली थी कि प्रैक्टिकली अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है, थ्योरेटिकली अनचार्टेड टेरिटरी में नहीं है। मस्ट है पोर्टफोलियो के लिए, मतलब कि है तो होल्ड करें, नहीं तो इन स्तरों पे भी लेना चाहिए। स्टॉक 188 190 की तरफ कूच कर रहा है, तो ओवरवेट खरीदारी की राय है जोमेटो पर। यह है आपके लिए राय इस वक्त आती है जोमेटो पर। जैन साहब से लूँ राय, उससे पहले एक बार जल्दी से बिल्कुल BTS स्टेबिलिटी का श्रीकांत जी के लिए। ने बताएं श्रीकांत जी। जी देखिए, मुझे लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्टॉक 775 से जो करेक्ट हुआ है उसके बाद जो इसमें रिवर्सल आना चाहिए था, जिन लेवल से उन्हीं लेवल से ये रिकवर हुआ है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 775 वापस से एक बार रिपीट कर सकता है, या तो बेस्ट के सिनेरियो में हम 800 के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करें 750 752 के करीब। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 740 रुपए का। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना है, लेकिन हमें लगता है कि टारगेट 775 के ये बिल्कुल अचीव कर सकता है। 775 के टारगेट के लिए SBI इस पर करनी है आपको खरीदारी। आप भी अपडेट ले रहे थे सर जोमेटो पे बंसल जी से? नहीं, बंसल जी जोमेटो पे ले रहे, न्यूजेन पे जैन साहब देने वाला है। जैन साहब बोले 30 सेकंड में दूंगा क्योंकि उसके बाद बाजार बंद हो जाएगा। जी जैन साहब। बिल्कुल अनिल जी, बहुत निचले लेवल पे स्टॉक दिया हुआ है और सेठी साहब ने तो काफी बार दिया और मैंने भी दिया, और समहाउ अच्छा लगता है स्टॉक अभी भी मुझे, और मुझे लगता है कि बिल्कुल जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करके रखे। फैंटास्टिक कंपनी सैस और ये सारे जो रेवेन्यू बेस्ड एक्टिविटीज है, बट यस अगेन आज बहुत चला हुआ है तो फ्रेश खरीदारी नहीं करे, बस होल्ड करके रखे।
ओके, तो यह है आपके लिए न्यूजन सॉफ्टवेयर, इस पर रखनी है नजर। जाते जाते जबरदस्त रिकवरी आपको बाजार दिखाते हुए दिखा है। कल भी जाते जाते हमने थोड़ा रिकवरी वाला एक्शन देखा था, आज भी जाते जाते 22,000 के ऊपर निफ्टी आपको क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। 46,250 के ऊपर बैंक निफ्टी आपको क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। आखिरी कुछ मिनटों का एक्शन जबरदस्त है। ब्रॉडर मार्केट देखिए, सुबह 1% से ज्यादा का कट आपको निफ्टी मिड और स्मॉल कैप में दिख रहा था, अब आपको 0.1% ऊपर मिड कैप दिख रहा है, ऑलमोस्ट 1% ऊपर स्मॉल कैप दिख रहा है। तो वहां पर भी शानदार रिकवरी के साथ बाजार अब आपके लिए क्लोजिंग के तैयार हो रहे हैं। फेब सीरीज पिछले हफ्ते 5 नए रिकॉर्ड्स लगे थे। वैसे आप देखें नेट बाजार अच्छे रहे हैं, टुवर्ड्स द एंड थोड़ी नरमी थी, बट अच्छी रिकवरी के साथ 22,000 के ऊपर प्रोविजनल क्लोज। आज तो ये भी कहना मुश्किल है कि क्लोजिंग 22,000 के ऊपर आएगी कि नहीं आएगी। आधे घंटे नहीं आएगी, इसमें वोलेटाइल हुआ, लेकिन दीप मेरा ये मानना है कि नहीं आएगी, शायद नहीं आएगी। 22,000 के आसपास या थोड़ी सी नीचे रहेगी। बैंक निफ्टी 46,266 46,200 के नीचे बंद होना चाहिए एवरेज क्लोजिंग के लिहाज से। आइए, बाजार बंद हो चुके हैं, जैसा उम्मीद थी कि 22,000 के नीचे बंद होगा, बिल्कुल वही हुआ। 21,982 पर निफ्टी बंद होता हुआ 31 पॉइंट की तेजी के साथ 195 अंकों पर बंद होता हुआ सेंसेक्स एकदम राउंड फिगर में 72,500 याद रखना आसान, और 157 अंकों की मजबूती रही। बैंक निफ्टी में 46,120 हमारा अंदाज था 46,200 के नीचे ही बंद होना चाहिए, वैसे ही होता हुआ दिखा। तो ऊपरी इसमें से करीबन 125 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स 250 पॉइंट ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर। कहाँ है मंदी, बताइए, देख लीजिए, ये हाल है, घूम गए पूरे के पूरे। ये देखिए, आइए विदा लेने का वक्त। कुणाल जी है ही नहीं, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी और मेहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीकांत चौहान साहब का, जय ठक्कर साहब का, और साथ ही साथ जैन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए।